बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काजिम एंड अ वेरी हैप्पी मंडे मॉर्निंग टू यू। वैसे एक बात ज़रूर कहूँगी व्यूअर्स के जब हम अपने हफ्ते का, अपने वर्किंग वीक का आगाज़ पॉजिटिवली करते हैं तो फिर हमारा पूरा वीक जो है एक पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करता है। किसी भी चीज़ को ज़िंदगी में करें, चाहे सुबह उठ के डे स्टार्ट करने की भी बात करें, चाहे वो बुध का दिन क्यों ना हो, कोशिश यही करनी चाहिए कि दिन का आगाज़ पॉजिटिव और अच्छे नोट पे करना चाहिए। नेगेटिविटी से बचना चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि ना सिर्फ खुद लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें बल्कि मतलब अपने लिए भी जितना ज़्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं करें। अब एक चीज़ जो लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल भी कर देती है और घरों में फसाद बड़े खड़े करती है, ये मैं पिछले 2 दिनों में बड़ा ऑब्ज़र्व कर रही थी। आपको पता है जब वीकेंड आता है तो थोड़ा सा काम और घरेलू मामलात से बंदे का फोकस थोड़ा सा जानने वाले दोस्त वगैरह इन लोगों से रिलेटेड होता है जब कांटेक्ट, तो फिर बड़ी चीज़ें आपके सामने रूनुमा होती हैं। जैसे कि इस वीकेंड पे जो मेरी ज़्यादातर ऑब्जर्वेशन रही, कोशिश यही होती है कि जो वीकेंड की पे ऑब्जर्वेशन हो उस पर मंडे पे ज़रूर बात करूं। तो एक चीज़ जो मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व की वो ये है कि लोग कितने कान के कच्चे मज़ीद हो गए हैं पहले से। देखिए पहले तो लोग कान के कच्चे इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते थे कि हम आपस में बात करते थे, किसी ने किसी के बारे में कोई बात की, किसी ने बात सुनी और उस बात को यकीन कर लिया। लेकिन अब तो वो ज़माना आ गया है जहाँ पे सोशल मीडिया और डिजिटली इतनी ज़्यादा चीज़ें कॉन्स्टेंटली मंजर आम पे आ रही होती हैं, न्यूज़ के फॉर्म में आपके सामने आ रही होती हैं कि इंसान हर बात पे यकीन करने पे एक तरह से मजबूर हो जाता है। क्योंकि आप यही सोचते हैं ना कि अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा ऑन एयर हुई हुई है या वायरल हुई हुई है या किसी ऑथेंटिक बंदे ने कही है तो ये बात सच ज़रूर होगी। लेकिन जब हम बात करते हैं सच्चाई की और ऑनेस्टी की, तो देखें सोशल मीडिया कोई वेरीफाइड फॉर्म नहीं है इन्फॉर्मेशन की। ये बात अंडरस्टैंड करनी बड़ी ज़रूरी है। जो चीज़ आप यूट्यूब पे सुनते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा अपना यूट्यूब का चैनल है, मैं अपने यूट्यूब पे चैनल पे जाके जो मर्ज़ी बोल दूँ और कोई इंसान मेरी किसी भी कही हुई बात को जेन्युइन रियलिटी समझ ले, तो इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि इवन दो मैं शायद क्योंकि इतने अरसे से काम कर रही हूँ, इतने अरसे से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ, 100,000 चीज़ें आप लोगों के साथ डेली डिस्कस करती हूँ, तो एक बंदे की ऑथेंटिसिटी आ जाती है कि यार ये बंदा तो बात सही करता ही होगा। लेकिन फिर लोग अपनी उस पोजीशन का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। जैसे कि मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे लोग अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए या किसी और को जिसको वो पसंद नहीं करते उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसी ऐसी नेगेटिव बातें कहना शुरू कर देते हैं। और क्योंकि लोग उनको बड़ी देर से देख रहे होते हैं या उनकी एक फॉलोइंग होती है, तो लोग उनकी उस गलत बात पे भी यकीन कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बड़े इशू से बात का आगाज़ कर रही हूँ और वो ये है कि प्लीज़ जो भी चीज़ आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब चैनल्स पे इधर उधर देखें, उनको जेन्युइन और ऑथेंटिक मत समझा करें। आप देखें आजकल चैनल्स ने भी, प्राइवेट सेक्टर ने भी, एक तो उनके चैनल्स के ऊपर शोज़ चलते हैं और बहुत से ऐसे शोज़ हैं जो डिजिटल शोज़ हैं जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे चल रहे होते हैं। अच्छा, उन शोज़ के अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है? देखें बहुत सी चीज़ें जो डिजिटली इस वक्त अवेलेबल हैं ज़रूरी नहीं है कि वो ऑथेंटिक है, ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन है। सो हमें इसलिए बहुत ध्यान से चलना होगा और हर कही सुनी बात के ऊपर यकीन नहीं करना। प्लीज़ अपनी रिसर्च, अपनी तशख़ीस, अपनी इंफॉर्मेशन को ज़रूर पहले वेरीफाई करें, उसके बाद उसके ऊपर यकीन करें। तो सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी, सोशल मीडिया को प्लीज़ छोड़ दें। सोशल मीडिया कोई इतना ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। आप ये देखें कि बड़े बड़े मैगज़ीन्स के भी सोशल मीडिया के पेजेस चल रहे होते हैं और वो कोई इतनी बड़ी सी स्टेटमेंट पास कर देते हैं और बाद में जिसके बारे में पास की होती है स्टेटमेंट, वो बंदा कह रहा होता है कि जी ना तो मैंने ये बात की, ना तो मैंने ये बात की, ना तो मैंने ये बात कही। सो प्लीज़ थोड़ा सा हर कही सुनी बात पे यकीन मत करें। एक टर्म होती है येलो जर्नलिज्म, जिसमें जान के लोगों को मिसगाइड किया जाता है और गलत इन्फॉर्मेशन लोगों के बारे में शेयर की जाती है। तो जब लोग इस किस्म की हरकतें कर रहे होते हैं तो हमें उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। अब आ जाते हैं पर्सनल लेवल के ऊपर। व्यूअर्स, बातें करना तो लोगों की एक हैबिट है, एक आदत है। हम सब की आदत है, हम कोई ना कोई बात तो डेली करते ही हैं, चाहे दफ्तरों में करें चाहे घरों में करें। अच्छा, जब आ जाती है लोगों से रिलेटेड बातें या किसी और बंदे से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो हमेशा उसको चेक किए बगैर उस पर यकीन ना करें।
ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैंने बड़ी दफ़ा लोगों के घरों में मसले, फसाद, इश्यूज़ क्रिएट होते हुए देखे हैं बिकॉज लोग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन को मतलब का दामन पकड़े बगैर बहुत से ऐसी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं जो फिर नेगेटिव। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, हमारे इसी तरह जानने वालों में मियाँ बीवी में बहुत बड़ी लड़ाई हुई। जब उस लड़ाई का पता चला तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स और फैमिली सारे जो हैं वो इन्वॉल्व हुए कि भाई उस फटे को हल करें, मसला इतना ख़राब हो गया, बात तलाक पे पहुंच गई है। बात शुरू कहाँ से होती है? एक औरत और एक मर्द शादीशुदा, 10-12 साल से उनकी शादी, छोटे उनके बच्चे। हस्बैंड इस्लामाबाद में थे। वहाँ पे कोसार मार्केट है इस्लामाबाद में, वहाँ पे बहुत से रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। वहाँ पे वो शख्स जो हैं वो बैठ के खाना खा रहे थे और उनके साथ एक खातून बैठी हुई थी जिनके साथ वो खाना खा रहे थे। अच्छा, जो वाइफ थी उस बंदे की, वो कॉल कर रही थी और उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी कोई पिछले 1-1.5 दिन से, और उनका कांटेक्ट सही तरीके से हो भी नहीं पा रहा था। मतलब 2 मिनट की बात हुई, मैं बहुत मसरूफ़ हूँ, बाद में बात करूँगा बहुत। अच्छा, इस तरह वो बैठ के किसी लेडी के साथ खाना खा रहे थे। उस खातून की कोई जानने वाली या किसी वटेवर ने तस्वीर खींची उनकी खाने खाते हुए, वीडियो बनाई उनका खाना खाते हुए, और फिर वो वीडियो और तस्वीर उस खातून को भेज दी और उसे कहा कि ये देखो तुम्हारा मियाँ क्या कर रहा है। अच्छा, अब एक खातून ऑलरेडी अपसेट है और परेशान है कि मेरी मियाँ से 2 दिन से सही तरीके से बात नहीं हो रही। फिर उसको तस्वीर और वीडियो जाती है कि मियाँ उसका बैठ के किसी खातून के साथ खाना खा रहा है और उसकी तस्वीरें भी खींच ली। अच्छा, वो उन तक पहुँचती है। फिर उस खातून को जब उसने कॉल करके बात की कि ये क्या, कहती है पता नहीं, मुझे तो लग रहा है ये लोग डेट डूट मार रहे होंगे और देखो इस तरह खुलेआम बैठ के खाना खा रहे हैं, आपस में हंस रहे थे, गप्पे लगा रहे थे। मैं तो तुम्हें बता नहीं सकती, मैं तो इतनी परेशान हुई, मैंने फ़ौरन सोचा कि मैं तुम्हें वीडियो भेज दूँ। अच्छा, उसने कहा कि तुम्हारी कोई सलाम दुआ की? कहती है मैं किस तरह सलाम दुआ करूँ, इस तरह वो डेट पे बैठे हुए थे, मैं जाके उनको क्या कहती? मैंने तो नहीं भाई को सलाम किया, बस मैंने कहा कि मैं तुम्हें बता दूँ। बात ख़त्म हो गई। वो बंदा घर पहुंचा 2 दिन के बाद वापस अपने इस्लामाबाद से लाहौर। प्रॉपर एक जंग छिड़ी। मतलब उस खातून ने अपने शौहर की एक बात नहीं सुनी, चीखी धाड़ी, उसे कहा अपना सामान पकड़ो और इस घर से निकल जाओ। वो अपना सामान लेके वहाँ से चले गए। वो भी गुस्से में आ गए कि भाई मेरी कोई बात ही नहीं सुन रहा। अच्छा, ये पूरा एक तमाशा हुआ, फैमिलीज इन्वॉल्व हुई। 3 महीने बाद ये मसला हल हुआ और एक्चुअली क्या हो रहा था, वो मर्द जो है, वो बंदा जो है, वो एक मीटिंग में था और जिस खातून के साथ उनकी मुलाकात हो रही थी वो कंपनी की हेड थी जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहे थे। और उस खातून ने कहा था कि जी आप मुझे प्लीज़ लंच पे मिल लें, मैं दफ्तर में आपको नहीं बुलाना चाहती क्योंकि अभी इस वक्त हम डिस्कशन कर रहे हैं, जब एक कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के लिए आपको वहाँ पे बुलाऊंगी। बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिस कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया 2 महीने के बाद। लेकिन उस खातून के दिमाग में कीड़ा डाल दिया गया। और किसने डाला? किसी सो कॉल्ड खैर ख्वाह ने। भाई अगर आप इतने खैर ख्वाह हैं तो आप जाके सलाम कर लें। आप अगर भाई से उस बंदे से सलाम करते, शायद वो बंदा आपको कहता है जी ये फ़लाँ है, ये कंपनी की हेड है, हम ज़रा मीटिंग में, हाँ जी कैसी हैं आप, ये वो समझ आ जाती कि क्या हो रहा है। ना आपने पूछा, ना आपने इंक्वायर किया, अगले के घर पे आपने एक स्यापा डाल दिया, एक अजाब खड़ा कर दिया। सो माई पॉइंट इज़, किसी को हम जब कोई इन्फॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं तो अपनी तो पहले तशखीस पूरी कर लिया करें। वर्ड्स मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल था कि कहीं सुनी पे यकीन कर लिया। अब ठीक है, वीडियो भी भेजी, तस्वीर भी भेजी, लेकिन किसी ने उस बंदे से जाके पूछा। एंड जेन्युइनली व्यूअर्स, इसमें भाई की कोई गलती नहीं थी, इसमें टोटल मिस्टेक उस खातून की थी जिसने ना बात की, ना डिस्कस किया, ना टाइम लिया। और ये तो नहीं है कि उनका शौहर पहली दफ़ा जो है वो लाहौर से बाहर गया था या पहली दफ़ा, उनका तो काम ही है। एक बंदा जो कंसल्टेंसी का काम करता है वो कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ेगा तो वो आगे पैसे कमाएगा। और आपको पता है ख़वातीन मर्द सब काम करते हैं, बिजनेस ओनर औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है। इसी तरह मुझे एक दफ़ा फ़ोन आया मेरे हस्बैंड से रिलेटेड कि तुम्हारा मियाँ तो बड़ा जो है इस्लामाबाद में बैठ के 2-3 ख़वातीन के साथ खाना खा रहा है और ये और वो। इस तरह मुझे एक फ़ोटो आई, मुझे हंसी का फिट पड़ गया क्योंकि उनमें से 2 ख़वातीन तो वो थी जो मेरे हस्बैंड के साथ काम करती हैं, उनकी एसोसिएट्स हैं, जिनको वो अपनी बच्चियों की तरह, अपनी बेटियों की तरह ट्रीट करते हैं। और एक खातून वो थी जिसका केस था, तो वो लोग बैठ के खाना खा रहे थे। तो अब मैं अपने शौहर को फ़ोन करके उस पर चीखें मारना शुरू कर दूं कि आप खाना क्यों खा रहे थे? खाना तो हर बंदे ने खाना होता है। व्यूअर्स, अक्सर आपकी काम की मीटिंग्स बाहर ही होती हैं। मेरी कितनी मीटिंग्स होती हैं? आपके ख्याल से मेरी हर मीटिंग जो काम की होती है वो सिर्फ औरतों से होती है? 90% ऑफ द टाइम मीटिंग्स में ज़्यादा मर्द होते हैं और कम औरतें होती हैं, या होते ही मर्द है।
तो बात ये कि व्यूअर्स ये एक एग्जाम्पल है, इसी किस्म के हजारों और एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों के साथ कितनी कितनी ज्यादती माँ बाप कर देते हैं, क्योंकि किसी ने आके कह दिया आपका बेटा फलां काम कर रहा था, आपकी बेटी फलां काम कर रही थी, ना बच्चों से पूछा ना डिस्कस किया, डायरेक्ट मुंह पे थप्पड़ लगा दिया या डांट डूंट के पनिशमेंट दे दी, पूछा ही नहीं कि क्या हुआ। सो व्यूअर्स, किसी भी इंसान को कचहरी में खड़े करने से पहले या सबके सामने उसको एम्बेरस करने से पहले उससे बात तो कर लें, चाहे वो आपकी औलाद क्यों ना हो। क्योंकि व्यूअर्स, हर बंदे की एक बैक स्टोरी होती है किसी भी चीज़ की। अगले को मौका ज़रूर देना चाहिए अपने आप को एक्सप्लेन करने का, उसके बाद डिसीजन लें। और सिंपल बात है व्यूअर्स, गुस्से में और हाइपर होकर जो हम फैसले लेते हैं उनके असरात हमेशा नेगेटिव ही होते हैं, कभी पॉजिटिव नहीं होते। बल्कि हमारे साथ शेफ़ सैयदा नूर हैदर भी हैं, उनसे भी जानते हैं इस टॉपिक के बारे में उनकी राय, क्योंकि यही वो रीजंस हैं जिनकी वजह से मर्द औरतों के फ़ोन चेक कर रहे होते हैं, औरतें मर्दों के फ़ोन चेक कर रही होती हैं, शक कर रहे होते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये शक शुबहात खुद नहीं आते, ये आसपास के बैठे हुए ना आपके कान में नेगेटिव बातें डाल रहे होते हैं। तेरा मुंडा ते, मतलब अगर बेटे बच्चों की बात, तेरा मुंडा ते बाइक लेके खड़ा हुए से, वो पता नहीं दुकान के अंदर तो पता नहीं किदे नाल गल्लां कर रहा सी, ते फिर उहदे नाल मुंडा सिगरेट भी पी रहा थी, मैंने लग रहा है वो भी सिगरेट पींदा है। मतलब इस किस्म की दकियानूसी बातें लोग करते हैं, और शायद वो जेन्युइन मोहब्बत प्यार में ही कर रहे हो, अगले को गाइड करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उस गाइडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी को कितना नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हमेशा अपनी रिसर्च पूरी करके अगले को कोई बात कहनी चाहिए, और अगर बात करें तो इस अंदाज में ना करें कि अगले के घर में अजाब पड़ जाए। कोशिश ये करनी चाहिए कि मसले का हल ढूंढें, ना कि किसी की ज़िंदगी में और मसाइल और तकालीफ पैदा करें, जो मैंने बिल्कुल शुरू में बात की कि लोगों के लिए भी आसानी पैदा करें और अपनी ज़ात के लिए भी। जी शेफ़ नूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। आज इस टॉपिक पे बात करनी मुझे बहुत ज़रूरी लगी, क्योंकि लोग आजकल बहुत ज़्यादा, पहले तो कहीं सुनी पे यकीन करते थे, अब तो सोशल मीडिया पे कोई, और आपने नोटिस किए लोग इसी किस्म की ना कोई तस्वीर किसी के मियाँ की और किसी बंदे की बैठी हुई इस तरह तस्वीर खींच के सोशल मीडिया पे लगा देंगे, ओ लुक व्हाट इज़ हैपनिंग, और उसकी बीवी को टैग कर दिया। कितनी गलत बात बहुत गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप किसी की इज्जत भी खराब कर रहे हैं। इज्जत भी खराब कर रहे हैं, और आप एक घर में लड़ाई डलवा रहे हैं, और मतलब ये बहुत गलत बात है। लोगों को मेरा ख्याल है कि ये बहुत उनके पास फालतू टाइम है कि वो इस तरह की चीज़ों में जो है वो घुसे हुए हैं। मतलब आप अपने काम से मतलब रखें भी, अगर कोई देख भी लिया तो बंदा बातों में बात कर देता है, ये तो नहीं कि आप तस्वीरें खींच के तो आप जो है वो भेज दें। अब मेरे हस्बैंड है वो लड़कियां भी ट्रेनिंग उनके अंडर करती थी, और वो मुझे कोई किसी ने आके कहा तो मैंने कहा मुझे अपने हस्बैंड पे बड़ा ट्रस्ट है, ट्रस्ट होना चाहिए। आप देखो बात ये है कि किसी भी ताल्लुक की बुनियाद ट्रस्ट है, एतबार है, और कितने अफसोस की बात है कि जब लोग एतबार ही तोड़वा देते हैं लोगों का, विस घोल घोल के दिमाग में ऊट पटांग बातें डाल डाल के, इसका कोई पॉजिटिव इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ नेगेटिविटी। लेकिन दूसरों को भी तो चाहिए ना, मतलब अगर मुझे कोई कह रहा है तो मैं क्यों मतलब किसी की बात सुन रही हूँ, मुझे तहकीक करनी चाहिए। जान, अब उस बंदी की सिचुएशन अगर बताऊं तो मुझे यही कह रही थी ना कि जो 2 दिन मेरा अपने हस्बैंड से राब्ता नहीं हो पा रहा था, फिर वो इस तरह करके लंच कर रहे थे, क्योंकि मैं भी जब गई अकेले बात करने के लिए तो मैं 7 लोगों के नहीं गई, मैं अकेली गई। मैंने कहा जान क्या ज़रूरत थी इतना तमाशा डालने। बिल्कुल। कहती है जुगन वो राब्ता नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा शायद वो मसरूफ़ थे, और यही कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए वो अपने 2 दिन काम कर रहे थे, वर्किंग कर रहे थे। बिल्कुल। कि मैंने प्रॉपर प्रेजेंटेशन देनी है, मैंने उस खातून को घेरना है ताकि हमें वो आगे काम दे सके। बिल्कुल। काम क्यों? ताकि पैसे कमा सके, ताकि घर में बच्चों के लिए, बीवी के लिए खुशहाली है। वो जो 3 महीने उनके अजियत के गुजरे, और आज भी इतने साल बाद भी, अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन बातों बातों में भाई कभी कभी ताना मार देते हैं। कहते जा पूछ ले, किसी को लो पूछ ले कि मैं ठीक हूं कि नहीं। माशाल्लाह ठीक है ना? नहीं ठीक है, लेकिन वही वाली बात है ना, शीशा टूट जाए, आप उसकी एक छोटी छोटी पीसेस होते हैं वो भी जोड़ लेना, किरचियां भी जोड़ लें, तो वो दरार रह जाती है। बिल्कुल सही कह रही हैं। तो प्लीज आप वजह ना बने कि किसी के घर में क्यों स्यापा पड़ता है, स्यापे पड़ते हैं वो खुद ही डाले अपने स्यापे और खुद ही हल करें। हल करने वालों में से बने, स्यापा डालने वालों में से नहीं। अच्छा, किचन में क्या बन रहा है, क्योंकि वक्त कम मुकाबला। हाँ जी, किचन में आज हम बना रहे हैं जी दाल बना रहे हैं, मिक्स दाल चावल, आपके भी फेवरेट और सबके आई थिंक सो फेवरेट हैं ये। और साथ हम बनाएंगे बैंगन का भरता, और दाल में जो है हम डालेंगे अंडे उबले हुए, ताकि एक थोड़ा ट्विस्ट आ जाए, एक वैरायटी हो जाए। भाई अंडे आलू खाते हैं, अंडे और दाल भी बड़े मजे की कॉम्बिनेशन होती है। तो और साथ मिक्स सैलड और साथ हम चटनी सर्व करेंगे। वो तो आपकी लवाजमात होती ही हैं जी। अच्छा, मिक्स दाल के लिए चाहिए जी हमें दालें चाहिए चारों, दाल चना, माश और मूंग और मसूर,
3 पाव, अदरक लहसुन की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, प्याज 2 अदद, टमाटर 3 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, नमक हस्बे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, चिकन मसाला 1 खाने का चम्मच, अचार मसाला 1 खाने का चम्मच, सूखी मेथी 1 खाने का चम्मच, जीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। और तड़के के लिए हमें चाहिए जी अदरक चाहिए, प्याज, कड़ी पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा और सुर्ख गोल वाली मिर्च, इसका हम तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हम दालों को भिगो देंगे और अच्छे तरीके से उसको धो के भिगो दें और उसके बाद आप जो है वो दालों को बॉईल कर लें, लहसुन अदरक की पेस्ट थोड़ी सी डालें, नमक और हल्दी डाल के इसको बॉईल कर लें। उसके बाद हम इसका मसाला बनाएंगे। प्याज को हम सौते करेंगे, उसमें लहसुन अदरक की पेस्ट और ज़ीरा साबुत डाल के इसको हम थोड़ा ब्राउन करेंगे और उसमें सारे मसाले और टमाटर और हरी मिर्चें ब्लेंड करके डाल देंगे हम। इसका मसाला जब भुन जाएगा अच्छे तरीके से और उसके बाद हम अपनी दाल डाल के उसको मिक्स करेंगे और 1 कप पानी डालेंगे और पानी डाल के उसको पकाएंगे और उसके बाद हम इसका तड़का लगा लेंगे। ठीक है जी। और बैंगन के भुर्ता एक दूसरा बना रहे हैं जी। बैंगन चाहिए हमें 1 किलो, टमाटर हमें चाहिए 5 अदद, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, हरा धनिया आधा कप, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, सुर्ख मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच और हल्दी और सूखा धनिया मसाला ज़ाहिर है वो आप जो अपनी मर्ज़ी से डालना चाहिए। ठीक है, इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट नहीं डलती। बैंगन को मैंने स्मोक किया और स्मोक करके मैंने इसका छिलका उतार के और इसको छोटे छोटे पीसीज में काट लिया, क्योंकि अगर आप ब्लेंडर में करेंगे कि देखिए हमारे चंक्स रहने चाहिए इसमें। और उसके बाद हमने प्याज को सौते किया, इसमें हमने ब्लेंड किए हुए थोड़े से टमाटर चॉप किए हुए डाल दिए, हरी मिर्च डाल दी और उसके बाद हमने जो है इसको मसाला भून के इसमें डाल के बैंगन और उसमें हमने दम लगा दिया और उसके बाद हम इसमें धनिया डाल के सर्व कर देंगे और साथ चावल बॉयल और साथ हम जो है चटनियाँ और सैलेड फ्रेश। उसी वही वाली बात है ना कि व्यूअर्स, खाना एक्चुअली हर घर में ऑलमोस्ट एक जैसा बनता है। एलिवेट सिर्फ तब होता है जब हम उसके अंदर लवाजमात, रायते, चटनियाँ, अचार, सैलेड, इस तरह की चीज़ें डालते हैं और उसकी न्यूट्रिशनल क्वोशंट भी बेहतर हो जाता है। बिल्कुल। यहाँ पे व्यूअर्स हमें ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आज के दिन की मुनासबत से, वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे, ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन, ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स। वर्ल्ड एड्स डे हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका मकसद है लोगों को HIV और एड्स के बारे में अवेयरनेस देना और पेशेंट्स को सपोर्ट करना। व्यूअर्स, आई नो कि ये चीज़ हम सब के लिए एज़ पाकिस्तानीज़ एंड स्पेशली बीइंग इन इस्लामिक स्टेट बड़ी एक तकलीफ दे बात होती है जब सुनने को मिलता है कि एड्स के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, HIV पॉजिटिव केसेस जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मसला ये है कि HIV पॉजिटिव जब एक इंसान हो जाता है तो उसके बाद एड्स होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अनलेस आप प्रॉपर मेडिकेशन और प्रॉपर इलाज ना करवाएं। और क्योंकि आजकल बहुत से ऐसे केसेस सुनने को मिल रहे हैं और HIV की शरह बढ़ती चली जा रही है जो फिर एड्स में कन्वर्ट हो जाता है, तो आज बड़ी हिम्मत करके हम इस टॉपिक पे कोशिश करेंगे कि आपको अवेयरनेस भी दें, गाइडेंस भी दें और ये एक बात अंडरस्टैंड करें कि जो इतना बड़ा स्टिग्मा बनाया हुआ है हमने HIV पॉजिटिव को, उस स्टिग्मा की वजह से लोग इलाज नहीं करवाते। नो डाउट ये एक बहुत ही तकलीफ दे और अपसेट करने वाली और फैमिलीज़ के लिए भी एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है, लेकिन बात यह है कि जान है तो जहान है। एम्बैरसमेंट या छुपाने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी की जान चली जाए, आई एम सॉरी व्यूअर्स, हर इंसान की जान की एक वैल्यू है और हर इंसान डिज़र्व करता है कि उसका प्रॉपर तरीके से इलाज किया जाए। अल्लाह हम सब के लिए आसानी पैदा करे। ब्रेक के बाद एड्स अवेयरनेस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिस पे हमने पहले तो नहीं बात की मॉर्निंग एट होम पे। सिंपल सी बात है, बहुत सी लिमिटेशंस होती हैं व्यूअर्स, हम स्टेट चैनल हैं, ख्याल करना होता है कि किसी की सेंसिबिलिटीज़ को या किसी को हम उस तरह से ऑफेंड ना करें, उनके एथिक्स को, उनके मॉरल्स को, उनके पर्सपेक्टिव्स को। लेकिन व्यूअर्स, जब भी कोई मसला होता है उस मसले पे अगर हम बात नहीं करेंगे तो फिर हम उस मसले के हल की तरफ नहीं जा सकते। और ये जो एक ऑस्ट्रिच अप्रोच है ना हमारी एज अ नेशन, अनफॉर्चुनेटली, कि हम अपना सर जो है वो ज़मीन में घुसा देते हैं और प्रिटेंड करते हैं कि तूफ़ान नहीं आ रहा। तूफ़ान तो आ जाता है, सिर्फ हमारा सर ज़मीन में होता है और वो बर्बादी फेर के चला जाता है और फिर बाद में हम लोग पिटते हैं। सो आज वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे है
आज से हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा रेगुलरली इस टॉपिक पे इसलिए बात करें क्योंकि एड्स की बढ़ती हुई शरह, स्पेशली HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स हैं उनकी शरह बढ़ती चली जा रही है और ये वो एक पॉजिटिव चीज़ है जो बहुत ही नेगेटिव है. सो आई वांट टू टॉक अबाउट दिस टुडे. ओवरकमिंग डिस्ट्रप्शन ट्रांसफॉर्मिंग द एड्स रिस्पॉन्स इस साल की थीम है. हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है जहाँ पे HIV और एड्स दोनों से रिलेटेड अवेयरनेस दी जाती है. ये दिन, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये 1988 में पहली दफ़ा वर्ल्ड एड्स डे पे के तौर पे मनाया गया और ये आइडिया जेम्स W. बन और थॉमस नेटर ने दिया. वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ग्लोबल प्रोग्राम ऑन एड्स का हिस्सा थे. उनका मकसद ये था कि इस दिन के बारे में पूरी दुनिया को अवेयरनेस होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि ये होता क्यों है, इससे बचा कैसे जा सकता है और अगर खुदा न खास्ता इस बीमारी में अगर कोई मुब्तला हो जाए तो ये जिस तरह डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या कोई भी ऐसी बीमारी है जिसके लिए मेडिकेशन लेनी होती है तो फिर इसका प्रॉपर इलाज चलता है सारी ज़िंदगी, जिससे आपकी ज़िंदगी भी फिर बढ़ जाती है और आपकी ज़िंदगी की मयार यानी कि क्वालिटी भी बेहतर हो जाती है. रेड रिबन जो आज का सिंबल है HIV एड्स अवेयरनेस का 1990s में इंट्रोड्यूस हुआ. मज़ीद गाइडेंस देने के लिए आज बहुत ही एक ब्रिलियंट पर्सनैलिटी है और मैं इनको खराज तहसीन भी पेश करना चाहूँगी कि बड़ी हिम्मत का मुजाहरा किया इन्होंने आके आज प्रोग्राम पे ये बात करने का, क्योंकि व्यूअर्स इस टॉपिक पे लोग नहीं बात करते, घबराते हैं, डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, बातें करेंगे, हम नेगेटिव चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं. हम नेगेटिव चीज़ें यहाँ नहीं प्रमोट कर रहे व्यूअर्स. पहले ये मैं मैडम के डिफेंस में कहूँगी, बिकॉज अगर है तो फिर उसका क्या करें. अगर एक बीमारी है, नहीं लगनी चाहिए, लगनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर लग गई है तो जिनको लगी हुई है वो क्या करें, वो तड़प तड़प के मर जाएं और दूसरों को लगाते चले जाएं. नहीं, हमने जो बीमार हैं, देखिए बीमारी तो लग गई ना, जो अगर आपने अल्लाह माफ़ी दे उसको सज़ा भी कहना है या जो भी कहना है, अब हो गया सो हो गया. अब हल की तरफ भी तो जाना है ना, इलाज भी तो अल्लाह ताला ने ही हमें सकत दी क्रिएट करने की. तो आइए मुलाकात करते हैं डॉक्टर सुमेरा अशरफ से. ब्रिलियंट पर्सनैलिटी कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, अम्ब्रेला है हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर. वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी जुबिन. डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आई नो आज के दिन आप बहुत मसरूफ़ हैं और आपकी तो जो कैंपेन्स हैं वो पूरा साल चलती रहती हैं और मुझे पता है ये पिछले कुछ दिन और नेक्स्ट फ्यू डेज़ आपके लिए बड़े हैवी हैं, तो आपने वक्त निकाला, आपका शुक्रिया. आज का दिन क्या कहेंगी आप? वर्ल्ड एड्स डे जी हर साल 1 दिसंबर को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाता है और मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहती हूँ अपने आप को भी और आपके इस प्लेटफॉर्म से बाकी सबको भी कि ये एक समाजी चैलेंज है हमारे लिए. इट्स नॉट, ये सिर्फ बीमारी नहीं है और इसका एक स्टिग्मा है पूरी सोसाइटी में कि लोग डरते इस पे बात नहीं करते हैं. अगर किसी को हो जाता है वो आगे आके इसका इलाज नहीं करवाता. लोग क्या कहेंगे, मैं अगर आगे गया तो लोग मुझे कहेंगे ये तो, क्योंकि इसको को रिलेट किया जाता है ज़्यादातर वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन से. हाँ. और फिर वो लोग इस चीज़ को नेगेटिव पोर्ट्रे करके बिल्कुल मार्जिनलाइज कर दिया जाता है उस पेशेंट को, फिर वो लोग छुपे रहते हैं. देखिए एड्स तो 2 तरीक़ों से ही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो होती है. एक ऑफ कोर्स अगर आपका जिस्मानी किसी के साथ सेक्सुअल ताल्लुक़ रहा है तब, या दूसरा रीज़न ये होता है कि अगर गंदी नीडल्स का इस्तेमाल किया जाए, यानी कि अगर, और ये आप अक्सर व्यूअर्स अनफॉर्चुनेटली हेरोइन एडिक्ट्स और बहुत से ऐसे लोगों में भी देखते हैं. एंड देन ऐसी जगहों पे जहाँ पे नीडल्स का यूज़ बार बार हो रहा होता है, बार बार अगर वही नीडल्स, क्योंकि हमने कुछ केसेस ऐसे भी सुने जिनमें छोटे छोटे बच्चों को जो बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल ठीक थे, फिर 8 साल के बच्चे को HIV हो गया. कैसे हो गया? और उसका रीज़न सेक्सुअल नहीं होता, उसका रीज़न नीडल्स का यूज़ होता है. बिल्कुल. या माँ को थी, माँ HIV पॉजिटिव थी, माँ को नहीं पता था, बच्चा जब पैदा हुआ तो बच्चा भी HIV पॉजिटिव पैदा हुआ. तो बहुत से ऐसे मामलात हैं. सो प्लीज़ सबसे पहली बात तो ये है कि व्यूअर्स स्टिग्मा वाली चीज़ से जब तक नहीं निकलेंगे तब तक लोग इलाज की तरफ नहीं जाएंगे. डर के मारे लोग इलाज नहीं करते और तड़प तड़प के मर जाते हैं, तड़प के, क्योंकि अजियतनाक मौत है ये. तो मैडम सबसे पहले फिर इस चीज़ की तरफ चलते हैं कि इस बार की जो थीम है वो क्या है? जी, इस बार की थीम है एक तो हमने जो डिस्क आ रही हैं हमारे, इसमें हमारी इश्यूज़ होते हैं, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ होते हैं, सोशल कल्चरल इश्यूज़ होते हैं, उनको कैसे टेकअप करना है. हमने इससे डरने की बजाय उसको एक नया स्ट्रैटेजिक प्लान बना के, ताकि हम एड्स को पाकिस्तान के लेवल पर
उसको लेके चलें फर्दर, और अपनी सोसाइटी के मुताबिक उसके कल्चरल नॉर्म्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ हो गई या हमारे हेल्थ केयर सिस्टम में कोई डिसरप्शंस हैं, उनको लेके दैन फर्दर वी विल ट्रांसफॉर्म द एड्स प्लान। उसके अकॉर्डिंगली हम उसको, इसके लिए हमें कम्युनिटी तक जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैडम इवन जो डॉक्टर्स होते हैं उनका बड़ा अजीब सा रिस्पॉन्स होता है HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की तरफ या एड्स पेशेंट्स की तरफ। बाहर के ममालिक में हर डॉक्टर को पता है कि भाई हाथ लगाने से, इवन माँ अपने बच्चे का सर चूमती है, मियाँ बीवी भी अगर आपस में एक दूसरे को चूमते हैं तो ऐसा कोई मसला नहीं है। नहीं, ये आपको या तो खून के ट्रांसमिशन से होगा या सेक्सुअल ट्रांसमिशन से होगा। सिरिंजेस के बार बार इस्तेमाल से होता है, खून के ट्रांसमिशन से, अनस्क्रीन्ड ब्लड से होता है जी, जिसको आप वायरल मार्कर्स के लिए स्क्रीन नहीं कर रहे, HIV के लिए स्क्रीनिंग नहीं कर रहे, और अनस्क्रीन ब्लड अवेलेबल होता है, लोग लगवाते हैं। बैकवर्ड हमारे जो आई टॉक अबाउट जैसे DG खान, राजनपुर वाली साइट्स पे पावर्टी, मैल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे अनस्क्रीन ब्लड है, और वहाँ पर एक क्वैकरी की प्रैक्टिस है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये सब चल रहा है। तो उस चीज़ को टेकअप करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो अनस्क्रीन ब्लड छोटे बच्चों में लगता है और बच्चे पॉजिटिव हो जाते हैं, हालांकि माँ बाप दोनों नेगेटिव हों। अब यहाँ पे ये बताना अहम है कि ये 1 महीने का बच्चा या 11 महीने का बच्चा सेक्सुअल ट्रांसमिशन से तो नहीं आएगा, या माँ से ट्रांसमिट होगा या बाप से माँ को होगा, तब जबकि माँ बाप नेगेटिव हैं और छोटा बच्चा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब तो यही है कि वो ब्लड, कोई पूरा होल ब्लड उसको लगा है, या कोई सिरिंज बार बार उसको इस्तेमाल की गई है। सो ये सबसे ज़्यादा अहम बात है। आप सोचें एक बच्चे का केस कराची में इसी तरह पता चला कि वो घर के पास कोई फार्मेसी या कोई इस तरह की दुकान थी, पर मतलब दुकान टाइप, जहाँ पे सौदा भी बिकता था और वो भी इसी तरह 8 साल के बच्चा बीमार हुआ, ये वो, क्योंकि ऑब्वियसली जब उस बच्चे का HIV पॉजिटिव निकला तो उसके माँ बाप की भी स्क्रीनिंग, अब माँ बाप में भी नहीं है। फिर बच्चे का पूरा फिजिकल चेकअप हुआ कि अल्लाह माफ़ी दे, कोई इसके साथ ज्यादती तो नहीं किसी ने की, वो भी कोई मामला नहीं। क्या पता चला कि फ्यू मंथ्स अगो उस बच्चे को खून लगवाया था माँ बाप ने 3 दिन लगातार, कि इसको कमजोरी बहुत है, अनीमिया के लिए जी, बिल्कुल कि इसको कमजोरी बहुत है, इसको खून लगाना है। तो उस बच्चे को 3 दिन लगातार खून लगा, उसके अलावा उस बच्चे को कभी इम्यूनाइजेशन के वगैरह अलावा कुछ नहीं उन्होंने किया। बिल्कुल बाकी भाई बहन भी ठीक, माँ बाप भी ठीक, बस एक बच्चे को HIV पॉजिटिव। बिल्कुल जी, ऐसे ही होता है। वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो एक, आप होल ब्लड लगाते हो 500 ml अगर बच्चा है तो वो पूरा ब्लड जाता है, और उसमें वायरस की मिकदार, जाहिर बात है वो HIV बेसिकली, मैं मैडम सिर्फ यही पूछा ना कि खून किसने दिया, कहते जी हम जानने वालों में कोई मिल नहीं रहा था तो खरीदा था। खरीदा मतलब खून खरीदा, यानी कि कोई प्रॉबेबली हीरोइनची जो था, हीरोइन करने वाला बंदा, उसने अपना खून बेचा होगा कि भाई 500 रुपए 1000 रुपए मिल जाएंगे खून के, मैं अपना अगला नशा खरीद लूंगा। उसने जाके 3 दिन लगातार खून दे दिया या अपने आपस के बरादरी वालों को दे दिया। अब कौन सा वाला खून में क्या था क्या पता। अनस्क्रीन ब्लड, यही तो बात है, उसको स्क्रीन करवाएं। पेरेंट्स की भी यही अवेयरनेस करने की जरूरत है कि वो ब्लड को स्क्रीन करवाएं, ऐसे खून मत लगवाएं। एनीमिया का ये नहीं होता कि आप बच्चे को प्रेस्क्रिप्शन पे ये दे दे कि जाएं जाके ब्लड लगवा लें। 7 महीने पहले मेरी डॉक्टर साहिबा एक बच्ची घर आई काम की, तो वो उसकी तबीयत ज़रा ऑफ थी, व्हाटएवर, कहती है आप ही मैंने तो खून भी लगवाया। मैंने कहा कहाँ पे खून लगवाया? बहुत ज़्यादा इस पे मैंने कहा कौन सा अस्पताल था, क्या था? तो मैंने कहा तुम्हारे घर में, तुम तो जहाँ पे रहती हो, आपने कहा था कि आपके तो वहाँ पे कोई है नहीं। कहते नहीं वहाँ पे हमारे एक हकीम है, वो डॉक्टरी भी करते हैं। मैं कहा तौबा इस्तग़फ़ार। उसके बाद उस बच्ची के मैंने एक टेस्ट करवाया, इंक्लूडिंग HIV का, कि अल्लाह ना करे जो उसको खून लगे उसमें ना कोई प्रॉब्लम हो। उसके अलावा आपका ही ब्लड ग्रुप आपको लगाया जा रहा है कि नहीं, आपको क्या पता है? नहीं बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है कि ब्लड स्क्रीन होना चाहिए। अच्छा मैम, HIV पॉजिटिव और एड्स में क्या फ़र्क है? HIV बेसिकली ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। HIV इज़ अ वायरस। आपके अंदर जब कोई वायरस आता है तो HIV का वायरस बेसिकली स्टेक करता है, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जिसे हम अपनी इम्यूनिटी कहते हैं, उसमें CD4 सेल्स होते हैं जो बहुत अहम होते हैं हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मैनेज करने के लिए, तो वो उसको अटैक करता है। अब जुगन अगर मेरी एज में खुदा ना खास्ता आई गेट कॉन्टैक्टेड HIV वायरस से, मेरे अंदर आता है, मुझे नज़ला ज़ुकाम होगा, मुझे नहीं पता चलेगा, क्योंकि मेरी इम्यूनिटी अभी स्ट्रॉन्ग है, यंग है, या वैसे भी इम्यूनिटी इज़ नॉर्मल। एक टाइम आता है कि जब मैं उस नज़ले ज़ुकाम को भी बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी, मुझे स्किन इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाएंगी बहुत ज़्यादा, मैं मेडिसिन खाऊंगी, फिर मुझे फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होंगी, क्योंकि स्किन आपकी सबसे पहले एक्सपोज्ड होती है हर चीज़ से। तो HIV इज़ लाइक अ वायरस, बट एड्स टेक अ लॉन्ग इंटरवल, कि HIV से वो एड्स में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लेता है।
अगर आप HIV वायरस को वहीं पे तशखीस कर लें, मतलब स्क्रीनिंग के थ्रू आप रिपीटेड टेस्ट्स कराएं, डायग्नोसिस कराएं और अगर पॉजिटिव है तो उसको टाइमली ट्रीट करना शुरू कर दें, इसकी ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग होती है, देन आप एड्स तक नहीं जा सकते। एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। सिंड्रोम होता है बहुत सारी डिजीज़ेस। एक्वायर्ड का मतलब यह है कि वायरस तो आपके जिस्म में आया, आपने उसको टाइमली डिटेक्ट नहीं किया, आपने उसको ट्रीट नहीं करना शुरू किया और आप छुप गए कहीं जाके वही स्टिग्मा की वजह से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एड्स में। एड्स में ये होता है जी, इट टेक्स अ लॉन्ग पीरियड, क्योंकि हम लड़ते रहते हैं, हमें नज़ला हुआ गोली खा ली चले गए, लेकिन फिर वो गोली से भी ठीक नहीं होता। वो फिर जो होता है यही होता है कि आपके सारे सिस्टम शट डाउन होना शुरू हो जाते हैं एंड देन लाइक यू एंड अप विद लाइक किडनी डिजीज़, कोई एनीथिंग, कोई भी इन्फेक्शन, आपको स्किन इन्फेक्शन भी लगेगी तो आप बहुत, उसमें वो सीवियरिटी होती है स्किन इन्फेक्शंस की। एक्चुअली हॉलीवुड की फिल्म्स और कुछ अक्रॉस द बॉर्डर की फिल्म्स में ना लोगों को बहुत ट्रॉमे में भेज दिया और इसको एक इतना वो डरावनी चीज़ बना दी। डरावनी तो है लेकिन उसको विजुअली इतना डरावना बना दिया। फिलाडेल्फिया फिल्म आई, बर्ड केज, बहुत सी ऐसी मूवीज़ आई जिनमें बात हुई। अच्छा, दूसरी बात, व्यूअर्स इसको कनेक्ट कर दिया सिर्फ गेम लोगों के साथ, ये नहीं अंडरस्टैंड किया कि ये सिर्फ होमोसेक्सुअलिटी का इशू नहीं है, ये अक्रॉस द बोर्ड सेक्सुअलिटी का है। कोई मर्द शादीशुदा है, वो बाहर जाके कोई गलत काम करता है, वहाँ से अपने आप को बीमारी लगा लेता है, वो घर आता है, उस बीमारी को वो फिर घर ले आता है और वो फिर अपनी मिसेस को भी लगा देता है। अगर मिसेस कल को प्रेग्नेंट होती है उस ताल्लुक़ की वजह से तो फिर उस बच्चे को भी हो जाता है। तो व्यूअर्स ये पूरे ख़ानदान को असर करता है, हाथ लगाने से नहीं लेकिन और भी मामलात से। तो ब्रेक की तरफ चलेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहिबा हमें गाइड करेंगी कि व्हाट टू डू, हमें क्या करना चाहिए, हेल्थ केयर सिस्टम में किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें एज़ ह्यूमन बीइंग्स क्या करना चाहिए एज़ सोसाइटी, और अगर कोई इंसान इस बीमारी में मुब्तला है तो फिर उसके इलाज की क्या प्रोसेस है, कितना को महंगा है, क्या गवर्नमेंट को इसमें सपोर्ट दे रही है, क्या मामलात हैं, ये सारी गाइडेंस मिलेगी। और ये जो बार बार ख़बरें आ रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, आप लोग भी देख रहे होंगे कि भाई इतने ज़्यादा बच्चे HIV पॉजिटिव हो गए फ़लाँ शहर में, फ़लाँ शहर में, ये क्यों हो रहा है, इस पर भी मैडम से गाइडेंस लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। डॉक्टर सुमेरा अशरफ हमारे साथ हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे की। आज की थीम भी हमने डिस्कस की। व्यूअर्स अभी हम बल्कि ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि क्वैकरी कितनी ज़्यादा हो चुकी है पाकिस्तान के अंदर, कितना ज़्यादा लोगों ने डॉक्टरी को एक धंधा या पैसे कमाने का सिर्फ तरीका बना दिया है और बस एक बिज़नेस है। 2-2 मिनट के अंदर लोगों को देखा और उनको फारिग किया। मुझे लगता है कि कुछ हद तक स्क्रीनिंग इसलिए भी रह जाती है मैडम क्योंकि आजकल लोगों ने ना ये एक बिज़नेस बनाई दी है। छोटा सा आपको एक एग्जांपल दूंगी। मुझे याद है कि एक दफ़ा मेरी एक स्किन की ट्रीटमेंट होनी थी और मैं डॉक्टर आमना राज के पास गई और मैंने कहा डॉक्टर साहब कराएं। कहती है जुगन ये थोड़ी सी इन्वेसिव प्रोसीजर है, तो हमें ना तुम्हारी कुछ टेस्ट कराने होंगे। अच्छा, टेस्ट में HIV का भी टेस्ट था। मैं कहा ये क्या, ये ठीक तो हो। कहती है जुगन अगर कोई इंसान HIV पॉजिटिव है और अगर कोई भी काम हमने नीडल्स, मैंने ना वो हाइलुरोनिक सीरम होता है न्यूक्लियोफिल में, वो करवाना चाह रही थी। कुछ वेट लॉस की वजह से बहुत मुझे अपना फेस ज़रा वो लग रहा था। आप सोचे कि उन्होंने स्किन की ट्रीटमेंट करनी थी। हमारे प्रोग्राम पे आती भी है डॉक्टर आमना, उन्होंने पूरी स्क्रीनिंग करवाई। मैंने कहा मैं क्यों कराऊँ ये HIV का टेस्ट। अच्छा, मैं ना ऑफेंड होना शुरू हो गई। उस दिन मुझे एहसास हुआ कुछ साल पहले कि यार स्टिग्मा तो मेरे दिमाग में भी है कि मैं क्यों कराऊँ टेस्ट। कराया ऑब्वियसली, उसने कहा हम कुछ नहीं करेंगे। शी सेड मैं करूँगी नहीं। मेरे बच्चों से पहले भी, सिजेरियन से पहले, जब मेरे वो जो सारे टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें आपकी होती हैं जब प्लान सिजेरियन, उससे पहले भी HIV की स्क्रीनिंग हुई। बट बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नहीं होती मैम। मैं आपको बताती हूँ कि ये तो शादीशुदा है, इनको क्या ज़रूरत है स्क्रीनिंग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। HIV की स्क्रीनिंग बिल्कुल गवर्नमेंट ने मैंडेटरी की हुई है। HIV के जो सेंटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में 46 सेंटर्स हैं जी पूरे पंजाब में, और वो प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल और स्पेशलाइज्ड हेल्थ हॉस्पिटल्स जो हैं उनमें भी मौजूद हैं।
अब जब भी कोई पेशेंट जाता है, ये एक मैंडेटरी स्क्रीनिंग है और वहाँ पे स्क्रीनिंग की किट्स हमारे क्लिनिक्स पे अवेलेबल हैं जो कि WHO ड्रैप से रिकमेंडेड होती हैं, यानी कि उसमें कोई और किट नहीं यूज़ होगी। WHO से रिकमेंडेड जो उनका स्टैंडर्ड है वही किट यूज़ होती है। वहाँ पे HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C और सिफिलिस की स्क्रीनिंग ऑन स्पॉट कर दी जाती है। अगर उसमें से कोई पेशेंट मिलता है तो वो फिर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम सेंटर का जो वहाँ पर क्लिनिक है हॉस्पिटल के अंदर, सरकारी अस्पताल में, फिर वो पेशेंट को वहाँ रेफ़र कर देते हैं। बी इट अ प्रेग्नेंट लेडी, बी इट एनीवन कमिंग टू द हॉस्पिटल, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास आ रहा है। और वहाँ पर अगर वो पॉजिटिव है, वहाँ पर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर काम कर रहा है, उसमें एक साइकोलॉजिस्ट मौजूद होती है, उसमें एक डाटा एंट्री ऑपरेटर होता है और एक फ्लेबोटमिस्ट। फ्लेबोटमिस्ट कहते हैं जी जो ब्लड ड्रॉ करता है आपका। साइकोलॉजिस्ट जो है, कोई पेशेंट आया या वॉक इन भी किसी ने किया या कोई हाई रिस्क कम्युनिटी से भी आया वहाँ से, लाइक ट्रांसजेंडर्स हैं हमारा जो, इसके अलावा IDUs हैं, इंजेक्टेबल ड्रग यूज़र्स हैं, इसके अलावा MSMs हैं, FSWs हैं, तो वो आते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट का रोल बहुत अहम है, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें, पहले तो वो आते हैं कि हम बात नहीं, अपनी हिस्ट्री प्रॉपर नहीं देते, लेकिन उनको समझाना पड़ता है कि इससे डरना नहीं है, इसका टाइमली तशखीस करा लें। अगर आपको कोई शक भी है, कुछ भी, अगर मैं बीइंग अ डॉक्टर मैंने कुछ सर्जरी की है एंड आई डिडंट नो उसका HIV स्टेटस क्या था, तो इवन आई कैन गो टू दैट PACP क्लिनिक, वहाँ जाके मैं अपनी स्क्रीनिंग कराऊंगी। लेकिन मुझे भी, जैसे आपके नहीं कि आपके भी माइंड में स्टिग्मा था कि मैं स्किन की ट्रीटमेंट करवाने की, तो मुझे क्यों करवा रही हो HIV मैंने कर किया, बट ऑब्वियसली एक लम्हे के लिए मैं भी हुई। तो आमना ने कहा कि चुगन, तुम्हारे जैसा पढ़ा लिखा बंदा जब ऐसी बात करता है ना तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसी वक्त चुप हो गई। मैंने कहा सॉरी, मैंने कहा आपको पता है आमना जैसे HIV की, एंड यू नो उधर से मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि वी हैव टू, हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए व्यूअर्स, मैं यहाँ पे गलत और सही में नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि सच्ची बात है जज अल्लाह ताला है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस माशरे में एक है, और वो ये है कि हम खुद ही जो है ना, तो बस इस्तग़फ़ार अल्लाह मियाँ का रोल लेने की, अपने ऊपर टेक ऑन करने की कोशिश करते हैं कि हम जजमेंट्स पास करें। हम क्यों जजमेंट्स पास करते हैं? अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ़ में है, कोई उसको इशू है, तो हमें उसके लिए आसानी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आगे बाकी के डिसीजंस अल्लाह ताला के हाथ में है, और अल्टीमेटली मेडिकल प्रोफेशनल का भी यही फ़र्ज़ बनता है कि कोई भी बीमारी के साथ, किसी भी बीमारी के साथ आए, अल्लाह ना करे, किसी को HIV भी है, सिफिलिस भी है, हर्पीज भी है, क्रैब्स भी है, हर किस्म की HPV भी है, हर किस्म की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, हमारा फ़र्ज़ बनता है, जैसे हम कहते हैं कि हर इंसान का हक है कि अगर वो किसी भी प्रॉब्लम में है या वटेवर है, तो उसको हक है कि वो उसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले। कोई कातिल भी है तो उसका हक है कि उसको वकील मिलना चाहिए ताकि वो उसका केस लड़ सके। तो इसी तरह हर इंसान का बुनियादी हक है कि उसको बीमारी किसी भी वजह से हो, इलाज के मौके उसको प्रोवाइड करने चाहिए। सो क्या क्या फैसिलिटीज़ फिर मिलती हैं? जैसे कि आपके पास कोई आया, स्क्रीनिंग हुई और पता चला कि अगला बंदा HIV पॉजिटिव है, अब क्या होगा? सबसे पहले जी साइकोलॉजिस्ट उसकी काउंसलिंग करती है वहाँ पे, या मेल फीमेल कोई भी है, मेडिकल ऑफिसर भी वहाँ पे डिप्यूटेड होते हैं। काउंसलिंग में हम लोग उनको यही समझाते हैं कि वंस यू आर डायग्नोस्ड, इफ़ यू आर पॉजिटिव, आप अपना इलाज कराएं और इसको एडहर करें। मतलब जो दवाई आपको, ये लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ती है इसकी, आप जो दवाई खा रहे हैं आपको महंगी बहुत होती है। नहीं जी, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के क्लिनिक्स में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको ना वहाँ पे अपनी स्क्रीनिंग के पैसे देने पड़ेंगे, आपको ना वहाँ अपनी ट्रीटमेंट के पैसे देने पड़ेंगे। हालांकि इट कॉस्ट अराउंड आई थिंक 4500 पाकिस्तानी रुपीज़ पर मंथ एक बंदे की दवाई। और वो जो PCR और CD4 BSL लैब 3 गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट के अंडर BSL लैब 3 बनाई हुई है, जिसमें पूरे पंजाब की जो ये स्क्रीनिंग और टेस्ट वगैरह PCR CD4 बाय एनुअली आते हैं, वो भी 15,000 एक बंदे का कॉस्ट करता है। तो ये मुफ्त मिल रही है सहूलत, और 46 सेंटर्स अवेलेबल हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट है जो आपको काउंसलिंग करेगा कि ये गलत नहीं है, डरो मत, छुपो मत, इसको ट्रीटमेंट को एडहर करो। मेरी जैसी ज़िंदगी गुजार सकता है वो, अगर जैसे माशाल्लाह आप हैं, आप वर्कआउट्स करते हैं, आप बात करते हो, आप बाहर आते जाते हो, आप हेल्दी हो, यू आर नॉट येट इन्फेक्टेड, आपको माशाल्लाह यू आर ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी ऐसे ही हैं। हमारे पास पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में, हमारे हेल्थ एंड पॉपुलेशन डिपार्टमेंट में पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जिनकी बीवियां नेगेटिव हैं, आगे बच्चे भी नेगेटिव हैं, जो मेरे एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के एम्प्लॉई हैं। तो वो लोग काम कर रहे हैं हमारे साथ। हम लोग आपस में, मेरा ख्याल है कि हमें उस कम्युनिटी तक रीच करना ज़्यादा ज़रूरी है, उनके साथ मिलके हमें काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम
एक साइड पे हो जाएं, उसको स्टिग्मेटाइज कर दें। हमें उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, हाई रिस्क पॉपुलेशन है, और इनके साथ मिलकर हमारे अपने रवैये सोसाइटी, उसके ऊपर मेरे ख्याल से बहुत वर्किंग करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस। देखिए, अगर किसी को कैंसर होता है तो कोई नहीं कहता हाय कैंसर हो गया, हाँ अब लोग क्या कहेंगे। एग्जैक्टली ये नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ एक तो एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर घर में कोई बच्चा डिफरेंटली एबल्ड हो या बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हो, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उनको भी छुपा देते हैं। लेकिन बात यह है कि ये तो एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसका इलाज ना करें तो मैडम क्या होगा। एक बंदा HIV पॉजिटिव है, आपने उसको स्क्रीन कर लिया, आपने दवाइयाँ भी दे दी, उसको भेज दिया, अब वो बंदा दवाइयाँ नहीं लेता, क्या होगा। अच्छा, इस सिलसिले में क्योंकि शुरू में तो बंदा ठीक होता है, हाँ जी बिल्कुल, पता ही नहीं चलता। एक टैबलेट होती है, मैं आपको बता देती हूँ, एडल्ट डोज भी है इसमें, पीड्स डोज भी है, प्रेग्नेंट लेडीज़ भी हमसे ट्रीटमेंट ले रही है और उनके माशाल्लाह नेगेटिव बच्चे हो रहे हैं। तो ये गोली एक रोज़ाना जी खानी पड़ती है। इसके लिए आपको पीरियोडिक स्क्रीनिंग करानी पड़ती है, आपको एडहर करना पड़ता है। 6 मंथ्स के बाद आपका PCR और CD4 रिपीट होता है। आप ये समझ लीजिए कि जो HIV पॉजिटिव या हाई रिस्क पॉपुलेशन है वो पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का बच्चा बन जाता है कि उसने आना ही आना है, दवाई लेनी ही लेनी है। और उसको एडहेरेंस के लिए कराने के लिए हमें परसिस्टेंट काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हमारे पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, हमारे पास एक ऑल्टरनेट नंबर भी होता है उनका। अगर वो किसी CBO के थ्रू आए हैं, CBOs आर कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि हाई रिस्क की पॉपुलेशन हॉटस्पॉट्स में जाके इनको काउंसल करके हमारे सेंटर्स तक लेके आते हैं। आउटरीच करना थोड़ा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग स्टैटिक बैठे हुए हैं, हमारे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अवेयरनेस का लेवल हमारा होता है कि हम सेमिनार्स करा दें, टॉक, लाइक आपने हिम्मत किया, आपने आज मुझे इनवाइट कर लिया। मगर मैं ये बात ज़रूर कहूँगी कि डॉक्टर साहिबा, इधर मैं आपको एक और ज़रूर कहूँगी बात। देखें, आप मीडिया के लोगों को भी इन्वॉल्व करें कि वो आएँ और आप लोगों को साथ सपोर्ट शो करें। जी बिल्कुल। देखिए, बात पता है क्या है कि स्टिग्मा है तो हर जगह ही स्टिग्मा है। इवन मीडिया में कोई बात नहीं करता, और अगर करते हैं तो इस हद तक करते हैं, इतने HIV के केसेस क्यों आ रहे हैं, जवाब दें। ओ भाई, मसला क्या है, उसका हल कैसे ढूंढना है। हम इंसानों की तरह अगर बात कर लें और अगर हर चीज़ को हम एक करंट अफेयर्स का टॉपिक बना के चीखम धाड़म ना करें तो शायद हम मसलों के हल की तरफ जाएंगे। तालीम क्यों नहीं मिल रही, तालीम देने के लिए भी तो आप बात करें ना। और तालीम नहीं मिल रही, और आप लोग मतलब एक एज अ कम्युनिटी आगे बढ़े। हेल्थ सर्विसेज नहीं मिलती, मिल भी रही होती है तो आप उनके ऊपर बात करते हैं, जो नहीं मिल रही उन पे नहीं बात करते जो मिल रही हैं। कितने लोगों ने बात की कि खसरे की और इसकी कैंपेन, रुबेला की कैंपेन चलती रही है, पिछला पूरे 10-12 दिन चलती रही है। कराए हैं आप लोगों ने इंजेक्शन? इवन वो HPV वैक्सीन, HPV वैक्सीन पे कितने आप लोगों ने स्यापे डाले थे लोगों ने, कैंसर वाली वैक्सीन। बिल्कुल, कितने दफ़ा हमने प्रोग्राम पे भी बात की कि भाई खुदा का वास्ते मुफ्त में लग रहे हैं इंजेक्शन। बच्चियों को लगवाएं, बच्चियों को लगवाएं, बच्चियों को लगवाएं। अगले इंशाल्लाह स्पेल में लड़कों को भी लगेगी ये HPV की जो वैक्सीन है। पूरी दुनिया में बच्चे बच्चियों सबको लगाई जाती है। पेनाइल कैंसर कॉज कर देती है, क्योंकि सर्विकल कैंसर अगर हो गया एक बच्ची को तो वो तो गई, उसका इलाज कोई नहीं है, फिर आप मरते ही हैं। सो माई पॉइंट इज़ कि जिन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। और अगर जैसे कि HIV के केस में अगर कोई HIV पॉजिटिव होता भी है तो अगर एक सिंपल गोली डेली लेने से आप पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, आपकी फैमिली भी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट, PCR, CD4, एवरीथिंग। तो स्टिग्मों से बाहर निकलें, मसलों की हल की तरफ जाएं। व्यूअर्स, लेट्स नॉट ट्राई टू प्ले गॉड। अल्लाह ताला हम सब का ख्याल रखने के लिए हैं। हमारा फ़र्ज बनता है कि अपनी ज़ात को प्रोटेक्ट करें और अपने इर्द गिर्द वालों के लिए आसानी पैदा करें। और याद रखें व्यूअर्स, आज बड़ा कॉन्फिडेंटली लोग कहते हैं कि ओह मुझे तो नहीं है, हमें तो कुछ नहीं, हम तो वो नहीं। तो बस इस्तग़फ़ार, अपने ही घरों में से किसी बच्चे या किसी घर वाले के फिर ऐसे मामलात निकलते हैं। सो बात यह है कि बड़े बोल ना बोलें, लोगों के लिए आसानी पैदा करें। और जो इंसान HIV की बीमारी में मुब्तला है या उनका घर का कोई बच्चा मुब्तला है, वो ऑलरेडी बड़ी तकलीफ़ में है। उनको शर्मिंदा करके, उनको नीचा दिखा के, उनको गंदा फील करा के हम मसले का हल नहीं ढूंढ रहे। व्यूअर्स, अगर हम सब एक खुशहाल ज़िंदगी की तरफ जाना चाहते हैं, गामजंद होना चाहते हैं, तो हम सबको साथ काम करना पड़ेगा एज अ कम्युनिटी, एज अ जायंट फैमिली। दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है तो हम लोग एज पाकिस्तानीज़ तो एटलीस्ट अपने पाकिस्तानी भाई बहनों के साथ खड़े हैं। बुरा वक्त व्यूअर्स बता के नहीं आता, हेड्स अप दे के नहीं आता, और किसी के ऊपर कोई भी वक्त आ सकता है।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि अल्लाह माफ़ी दे कि मेरे ऊपर ऐसा वक्त आएगा कि मेरे अब्बू जो हैं इस दुनिया से चले जाएंगे 21 साल की उम्र पे, और वो भी मेरे अब्बू का मर्डर होगा। लेकिन हुआ। अच्छा बुरा वक्त हर किसी पे आता है व्यूअर्स। हम सब ने साथ मिल के इस मसले से निकलना भी है, अवेयरनेस देनी है और कोशिश करनी है कि इस बीमारी के फैलाव को रोके, और उसके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। मैम, ओवर टू यू, आपका मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए। वर्ल्ड एड्स डे पे मैं सिर्फ एक यही बात करना चाहूँगी क्योंकि बहुत अहम है कि हमें इसको एज अ स्टिग्मा नहीं लेना चाहिए। जैसे मैडम ने भी कहा कि इसको खौफ ना फैलाएं, इसका ये बदनामी का इसको इलामत ना बनाएं, आगे आएँ, छुप कर ना बैठें। दवाइयाँ फ्री अवेलेबल हैं आपके इलाज के लिए, लाइफ लॉन्ग दवाई, और आप ऐसे ही ज़िंदगी गुजार सकते हैं जैसे एक हेल्दी इंडिविजुअल होता है। यूथ के लिए मेरा ये एक पैगाम भी है और एक रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग आगे आएँ, इसकी अवेयरनेस यूनिवर्सिटीज़ और अपने कॉलेज लेवल्स पे कराएं और बात करें आके। और जैसे आज जुगन ने, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस टॉपिक पे बात करने के लिए, तो आप लोग भी प्लीज़ इसको टेकअप करें। दवाई, ट्रीटमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हर चीज़ प्राइमरी हेल्थ केयर में आपको अवेलेबल की हुई है, और अगर आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो प्लीज़ 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 उठ के आएँ। ये शर्मिंदगी का बाइस ना बनाएं, लेट देम लिव। और एड्स को हम रोक सकते हैं, HIV को अगर हम काबू कर लें, टाइम पर अपनी स्क्रीनिंग कराएं, ट्रीटमेंट लें और बार बार स्क्रीनिंग कराएं। आपका हेल्थ राइट है, ये मेरा भी हेल्थ राइट है, मैंने भी अपने आप को स्क्रीन कराया है, तो आप लोग भी आके स्क्रीन कराएं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा। वही वाली बात है ना व्यूअर्स, अगेन इसी बात पे इस सेगमेंट को क्लोज करूंगी कि अक्सर सुनने को मिलता है ये अल्लाह मियाँ का अजाब आया है। 10 माह के बच्चे, 6 माह के बच्चे पे अल्लाह मियाँ क्यों अजाब भेजेंगे व्यूअर्स? एक मासूम औरत जिसको पता ही नहीं था कि उसका हस्बैंड HIV पॉजिटिव है या जिसको एड्स है, उसकी क्या गलती थी और उस पर कौन सा अल्लाह ताला ने अजाब बर्पा किया? बात यह है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने चॉइसेस की, और अंडरस्टैंड करना है कि हर चीज़ का मलबा हम रब ताला पे नहीं डाल सकते। अल्लाह ताला तो हमारे लिए आसानियाँ ही पैदा करते हैं, और हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि उसके बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है वो ऑलरेडी गुज़र रहा है, उसकी तकलीफ़ में इजाफा ना करें, आसानी पैदा करें, दिल बड़े करें, जहन खोलें, और याद रखें किसी पे भी किसी भी किस्म का वक्त आ सकता है, इसलिए एहतियात भी करनी है, अवेयरनेस को भी साथ लेके चलना है, और अगर कोई तकलीफ़ में है उसका हाथ थामे, ना कि उसका हाथ झटक के मुंह फेरे। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मज़ीद सेहत और पॉजिटिविटी की बात करेंगे, थोड़ा सा नेचुरल एंड ऑर्गेनिक तरीके से। आज उपटन और हल्दी पे भी बात करेंगे, हेयर लॉस, डैंड्रफ, सफ़ेद बालों से रिलेटेड भी बात करेंगे, किस तरह इनसे बचा जा सकता है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। भाई, दो बड़े ही प्यारे लोग आज हमारे प्रोग्राम पे हैं, जो हमारे प्रोग्राम का रेगुलर हिस्सा हैं। वैसे तो आप इनको पूरे पाकिस्तान के मीडिया में छाया हुआ देखते हैं, मेरे जब हाथ लगते हैं तो मैं दोनों को बुला लेती हूँ। तो दोनों को एक टाइम पे बुलाना भी एक मिशन है ना, कभी कोई एक चैनल पे तो कभी कोई एक चैनल पे। नईमा राव मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, मेरी सहेली, एंड ऑफ कोर्स एन एक्सपर्ट इन द एरिया ऑफ नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम नईमा जी। वालेकुम अस्सलाम। देन ऑफ कोर्स हकीम फरहान हनीफ हमारे साथ हैं। हकीम समझिए आपको आ गई होगी कि हिकमत के एक्सपर्ट, एंड ऑफ कोर्स अ बिग एडवोकेट ऑफ नेचुरल एंड ऑर्गेनिक एज वेल। अच्छा, आप दोनों से ना आज के टॉपिक्स पे जाने से पहले, क्योंकि अभी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि हर बंदे ने अपनी दुकानें खोली हुई हैं, डॉक्टर्स ने भी काम को काम ही समझना शुरू कर दिया है, जबकि ये जो लोगों को शिफा देने वाला मामला है, ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम। ये पैसे कम और एक्चुअली जिम्मेदारी ज्यादा है ना, ये बिल्कुल जिम्मेदारी ज्यादा है। सो हर्बलिस्ट्स, ऑर्गेनिक दुनिया के जो लोग हैं या जो हिकमत से रिलेटेड लोग हैं, इसकी क्या अफादियत है आवाम के लिए? क्योंकि दो सोचे हैं, एक ये नेचुरल ऑर्गेनिक तो काम ही नहीं करता है, हमें खाना पूरी है, ड्रामा है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि सिर्फ ये करना चाहिए, एलोपैथिक को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ये गलत हम है। दो एक्सट्रीम्स की तरफ चले गए हैं। ऐसे ही है। मैडम आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूँगी कि देखिए, मैं बात को थोड़ी सी ना स्टार्ट से लेती हूँ कि जब से ये दुनिया बनी है
तो उस वक्त पे ना तो कोई डॉक्टर था, ठीक है, ना कोई हकीम था। अल्लाह ताला ने हमें ना ये कायनात जो है ये हमारे लिए सजाई थी, ठीक, और सारी चीज़ें इसमें पहले से मौजूद थी। जब हम आए हैं एकदम से, जब आपको दर्द हुआ है तो दवा पहले से मौजूद थी, आपने सर्च किया, सर्च करने के बाद आपने इलाज को दरियाफ्त किया। जब इलाज दरियाफ्त हुआ है तो फिर वहाँ से क्रिएशन स्टार्ट हुई है। तो ये जो चाहे हकीम है चाहे उसमें डॉक्टर, आजकल आप बात कह रही हैं ना कि डॉक्टरों ने एक डॉक्टरी का सिर्फ काम शुरू कर दिया, तो हकीमों ने भी सिर्फ यही है कि दुकान चमकाना, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहें कि वो सिर्फ एक हकीमी नाम के ज़रिए और बड़ा कुछ हो रहा है। तो मैं ये थोड़ी सी ना बैक से बात करूँगी कि मेरा स्लोगन जो है ना जुगन, वो है बैक टू नेचर। मैं नेचर पे बात करती हूँ और नेचर पे ही काम करती हूँ। एक्चुअली मैं रिसर्चर हूँ, मैं रिसर्च करके आप लोगों के सामने सारी जो भी चीज़ें मेरी रिसर्च होती है ना, मैं वो लेके आती हूँ। क्योंकि आपका अपनी जर्नी भी जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, अब तकलीफ से ही शुरू हुई थी। तकलीफ से आप भी तकलीफ में मुब्तला थी, डायबिटीज, हजार आपके और मसाइल चल रहे थे, आपने अपने आप को अंदर से कोर से ठीक किया। एक्चुअली यही था। देखिए बचपन से जब मैंने स्टार्ट में आप लोगों को जो बताया, बचपन से जहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जहाँ से एक्चुअली मेरी मेमोरी स्टार्ट हुई 6, 7, 8 साल की उम्र से, तो उस वक्त मुझे ये पता मेरे बाल 80% बाल जो थे ना मेरे सफ़ेद हो चुके थे। तो उसकी वजह से मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए। फिर जैसे जैसे मेरी मेमोरी बनती गई, मैं एक्सपेरिमेंट उन हर्ब्स को देखती गई कि इनमें क्या अफादियत है, कैसे, बहुत बचपन से मेरी रिसर्च स्टार्ट हो गई थी। तो ये था कि उसके बाद फिर मैंने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए, तो वहाँ से जो नतीजे अखज़ हुए, तो फिर ये जो इस चीज़ का शिकार था। लेकिन व्यूअर्स पढ़ लिख के रिसर्च करके जान लगा के, फिर अब ये हुआ कि मुझे 2019 में जब मुझे शुगर हुई, हमारे ननियाल में, ददियाल में कहीं भी शुगर नहीं थी, तो आप यकीन माने मैं हर जगह कहती हूँ मैंने सिर्फ एक डोज ली, वो लेनी ज़रूरी थी। क्योंकि एकदम से जब आपको खून निकलता है कोई, तो ये तो हम नहीं ना कहते कि आप फ़ौरन से उसको इधर से टाँके लगा ले, इधर से ही हल्दी डालें, नहीं, डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। डॉक्टर के पास जाना, ये है कि ये हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, ये प्रैक्टिस, ये सब कुछ, ये सारा सब कुछ हमारे लिए उन्होंने मेहनत किया। मैंने भी अगर मेहनत की। देखिए मैडम, हर्बल और ऑर्गेनिक, आपकी और मेरी कितनी दफ़ा नाइमा जी इस बात पे बात हुई है कि हर्बल और ऑर्गेनिक को टाइम लगता है, आपको जड़ों से ठीक करता है, लेकिन यू हैव टू गिव इट टाइम। ये नहीं हो सकता कि आपने हल्दी लगाई तो सुबह आपका जख्म गायब, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता। तो ये था कि मैंने फिर रिसर्च करके जुगन अपनी शुगर को रिवर्स किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप लोगों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह मैं बैठी हूँ। फरहान भाई अपनी कहानी शेयर करें हमारे साथ ज़रा, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की, इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि डॉक्टर हो या तबीब हो, ये मसीहा होता है और शिफा तो रब के पास है। वाइज़ा मरीज़ तो फ़हुव यशफीन, तो शिफा तो रब ने देनी है। आप सोचे कि हज़रत ईसा, हमेशा हम बात करते हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी क्या क्वालिटी थी कि वो किसी को कोड़ होता था, हाथ लगाते थे, उसको हील कर देते थे। तो डॉक्टर तो उसके मतलब डॉक्टर जो है वो फिर हम उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं ना कि जैसे अल्लाह मियाँ ने फरिश्ते इस दुनिया में भेजे हुए, तो फरिश्ता ही रहे, फ़िरौन ना बने। बिल्कुल बात सही की। इसी तरह जो दुनिया में पहली बीमारी आई वो पेट दर्द की थी, और उसका इलाज जो सबसे पहले आया वो अजवाइन, ठीक है, ये था। तो मकसद कहने का ये है कि इलाज तो अंबिया से चलते आ रहे हैं, लेकिन उसमें हमने थोड़ा सा गलत काम ये किया। आज भी अगर देखा जाए, टीवी के ऊपर चले जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर चले जाएं, जैसे आपने बात की कि हुक्मा कहते हैं कि बस तिब का इलाज करवाना चाहिए, और डॉक्टर्स रात कहते हैं कि सिर्फ एलोपैथी खानी चाहिए। हालांकि आप, मेरा जो तरीक़ाकार है, मैं डॉक्टर की वो पहले रिपोर्ट्स करवाता हूँ। उसकी बुनियादी वजह कि अल्लाह ताला ने आपको एक सहूलत दी है, आप उससे फ़ायदा उठाएं। दूसरे नंबर पे अल्लाह ताला ने जो दिमाग एक डॉक्टर को दिया है, आज भी आप देखें तो फर्स्ट एड में डॉक्टर बहुत आगे हैं, सर्जिकल में भी वो बहुत आगे हैं। आपका तबीब भी बीमार हो तो फ़ौरन हॉस्पिटल जाता है, अगर उसकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो हॉस्पिटल जाता है। लेकिन इलाज के हवाले से आज भी हर्बल जो है, नेचुरल मेडिसिन, वो नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया की रिसर्च इसी के ऊपर जा रही है। आज पूरी दुनिया इसमें अगर देखा जाए सोशल मीडिया पे भी, अगर अच्छा तबीब, जो बात आपने कही कि वो तबीब कौन से हैं, जो पढ़ा लिखा तबीब हो, इसका मेयार कैसे चेक किया जाएगा? अब जैसे मुझे पता है कीम साहब, मैंने आपके पास 2-3 डायबिटीज़ के पेशेंट भेजे, आपने किसी भी बंदे को ये नहीं कहा फौरन डॉक्टर ने जो कहा है वो करना छोड़ दो, जबकि आजकल एक्चुअली वायरल वीडियोस में आप ये देखते हैं फला चीज़ छोड़ दो, ये खा लो, ओ बंदा बिल्कुल ठीक हो गया। भाई क्या गारंटी है, किस तरह आप कंफर्म कर रहे हैं कि अगला ठीक हो गया? आपकी मुझे सबसे अच्छी बात यही लगती है, और आपके बहुत से डायबिटीज़ के पेशेंट्स ने फिर उन इंसुलिन से उतर भी आए, लेकिन एक प्रोसेस थी, तरीका होता है। आपने कहा पढ़ा लिखा जो तबीब है। अब क्योंकि फरहान भाई की एक नॉलेज है, एक प्रॉपर सर्टिफाइड हकीम है,
अपनी मतलब जिनको मानते हैं लोग, एक तो ये भी तो बात है ना क्या कि हिकमत की जो फील्ड है उसके अंदर आपको माना भी जाता है एज एन ऑथेंटिक पर्सन और नॉट, या बस एक दिन मैं बैठ जाऊँ और मैं कहूँ कि जी मैं हकीम जुगन काजिम हूँ। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात हर की। बंदा अपने नाम से डॉक्टर लगा देता है, हर बंदा अपने नाम से हकीम लगा देता है, हर बंदा अपने आप को नेचुरोपैथ कह देता है। ऐसे नहीं होता व्यूअर्स। बिल्कुल। और अक्लमंद बंदा हमेशा आपको यही कहेगा कि अगले का इलाज हम मुकम्मल करते हैं, अपने इलाज को स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर को आप बता दें कि जी ये चीज़ें मैंने भी आपको दी हैं, वो आपको क्या दे रहे हैं आप मुझे बताएं। कभी कभी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, जैसे कि आप कहते हैं जी ग्रेप फ्रूट आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन जो बंदा दिल के लिए ब्लड थिनर ले रहा है वो ब्लड थिनर के साथ नहीं ले सकता ग्रेप फ्रूट। एक एग्जांपल दे रही हूँ। बिल्कुल ऐसा है। इसमें ना दो चीज़ें हैं। बाज़-औक़ात ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट आपके पास आया था तो फौरी तौर पे उसकी आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट बंद नहीं करवाएंगे। इसी तरह शुगर का पेशेंट आता है, उसकी शुगर हाई रहती है, आप अपनी मेडिसिन दें, डाइट प्लान दें, लेकिन उसको फौरी तौर पे बंद ना करवाएं, आहिस्ता आहिस्ता उसको बंद करवाएं। ये बाकायदा नेशनल काउंसिल फॉर तिब है जिससे ये तालीम हासिल की जाती है। तालीम के बाद इसकी प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस के बाद आप अपने मतब पर बैठकर आप पेशेंट का चेकअप करते हैं। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, आप जिसके पास भी जाएं आप देखें वो ऑथेंटिक है, आप अपनी उसे रिपोर्ट्स भेजें, आप उससे पहले कॉन्सल्टेशन करें और उससे बातचीत करें, उसके बाद मेडिसिन लें। अक्सर होता क्या कि हम ना जाते ही वो देखते हैं और फ़ौरन दवाई लेना शुरू करते हैं। और ऐसे तबीब और डॉक्टर मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं जो बात करते हैं आपकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। अब देखिए अगर शुगर ख़त्म होगी तो बंदा ही ख़त्म हो जाएगा। शुगर लो भी एक मर्ज़ है, शुगर हाई भी एक मर्ज़ है, हमने उसको लेवल पे लेके आना और है। हिकमत में और बेसिकली नेचुरोपैथी में और नेचुरल मेडिसिन के अंदर बॉडी को बैलेंस में लेके आते हैं। मैं आना रवि, मैं इधर एक बात ऐड करूँ कि मैं खुद एक डायबिटिक पेशेंट हूँ ना, जुगन मैं हर चीज़ खाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ 2 चीज़ों को मैंने ज़िंदगी से 99% निकाल दिया। 1% ये कि कभी हादसाती तौर पे हो जाए, एक सफ़ेद चीनी और दूसरा सॉफ्ट ड्रिंक। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हर नेमत खाती हूँ लेकिन बैलेंस में रहती हूँ, एतदाल के साथ। आइए हम लोग चलते हैं अपने काउंटर्स की तरफ, बिकॉज आई वांट टू डेफिनेटली स्टार्ट, क्योंकि आज इवन दो हम एक वेरिएशन बना रहे हैं ऑफ डिफरेंट थिंग्स, मेरी ख्वाहिश ये थी कि आज हम मैक्सिमम चीज़ों को कवर करें। तो सबसे पहले तो अगर हकीम साहब मैं आपके पास आ जाती हूँ, अगर आप हमें गाइड करें हेयर लॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से। आजकल बाल भी बहुत गिर रहे हैं और टूट भी बहुत रहे हैं। इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है। एक तो सबसे पहले अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, ठीक है। जो फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसे बंद कर दें या बिल्कुल कम कर दें। और ख़ास करके चाय का इस्तेमाल कम करें, नहीं तो उसके अंदर देसी घी शामिल कर लें या सौंफ और सब्ज़ इलायची का इस्तेमाल कर लें। फिर एक बड़ा कमाल का नुस्खा है, अक्सर आप देखते हैं सिख लोग, उनके ना बहुत सारे लंबे बाल होते हैं, वो ट्रक खींच रहे होते हैं। तो मकसद क्या है कि सिर्फ बताने का मकसद है। हमारे तो बाओ-अजदाद में बहुत ज़्यादा लंबे बाल होते थे पहले, अब नहीं है। उसकी अब बाल लंबे भी हैं ना तो कमजोर हैं। अब व्यूअर्स इट्स अ weirdest थिंग। ऐसे करके मैं किसी के मतलब बच्चे के भी बाल ब्रश कर रहे होगे तो गुच्छा हाथ में आ जाए। उसकी बुनियादी वजह ये भी जड़ें है कि जड़ें कमज़ोर हो गई। जड़ें कमज़ोर होने की वजह एक तो खुराक ठीक नहीं, दूसरा केमिकल वाले शैम्पू। ये शैम्पू जितने महंगे होते हैं उतने केमिकल्स इसमें ज़्यादा होते हैं। पहले औरतें क्या करती थी, कपड़े धोने वाला साबुन इस्तेमाल करती थी। और अगर हमारे आबाओ-अजदाद देखें तो 80-90 साल की उम्र में भी उनके बाल कितने लंबे होते थे। ये बुनियादी वजह है। इसके लिए एक नुस्खा मैं बता देता हूँ जो बड़ा ही कमाल का नुस्खा है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें हैं। एक तो इसको ऐसा कि इन तीनों चीज़ों का फाइन पाउडर कर लें। 100 ग्राम ये ले लें, ये है जी हरमल 100 ग्राम ले लें, राई 100 ग्राम ले लें, मेथी दाना 25 ग्राम ले लें। आप भी हकीम हो गई हैं। अच्छा, इसका फाइन पाउडर करके ना एक कैप्सूल 500 mg का सुबह शाम खाना है। यस। और इसको ही लगाने के लिए भी सुन लें, इसका आपने फिर ऑयल भी बनाना है। ऑयल क्या बनाना है आपने, इसी तरह सबसे 100 ग्राम हरमल ले लें, 100 ग्राम ये 50, ये मेथी दाना उसमें 25 था, इसमें ये भी 100 ग्राम कर लें, और 100 ग्राम ही राई ले लें, ठीक है। और इसमें 100 ग्राम ही बेरी के पत्ते ले लें। बेरी के पत्ते बालों के लिए बड़े कमाल के हैं। ये सारी चीज़ें लेके इसको आपने रोगनी अरिंड लेना है, उसके अंदर आपने पका लेना है। जब पक जाए उसको पुन लेना है। पुनने के बाद उसमें आपने नारियल का तेल डालना है और ये आपने इस्तेमाल शुरू कर देना है। बालों की मजबूती के लिए, जो खुश्की, सिकरी, बाल झड़ते हैं, कमज़ोर हैं, बेहतरीन किस्म का रिजल्ट है इसका। अच्छा, लोग यूजुअली क्या करते हैं कि इसको मतलब छान लेते हैं,
मेरा एक सवाल है, पूर्ण लेते जैसे आप कह रहे हैं, क्या हम इसको ब्लेंडर में ब्लेंड कर सकते हैं? ब्लेंड भी कर सकते हैं और ज़बरदस्त रिजल्ट आ मैं जाएगा। वही जो कहने उसके लगी थी असरात कि हैं, एक दफ़ा वो रेडी हो जाता है ना जी, आपका जी, जी, ऑयल, बिल्कुल। तो आप उसको छाने बगैर अगर उसको कोकोनट ऑयल में डाल के अच्छे से उसको ग्राइंड कर लेते हैं, देखिए तेल लगा के आपने वॉश तो करना ही है, बिल्कुल ऐसा तो ही अगर कुछ ज़रात चले भी जाते हैं। मैं जिस ऑयल जो बनाती हूँ ना, मेरा एंड तक मैं उसके अंदर 7 हर्ब्स डाल के देती हूँ। जब तक आप यूज़ करते हैं ना, उसका असर है असर है वो उसके अंदर आता है, पकाने के तो अलावा। ये भी कर सकते दोनों हैं। तरह कर सकते भाई वो होता है ना कि यूजुअली लोगों को होता है कि क्लियर ऑयल पड़ा हुआ हो, बट अगर आप घर पे कर रहे हैं तो आप घर में ऐसे कर रहे हैं, घर में ऐसे करें। मैडम आपकी तरफ आते हैं उबटन। अच्छा पहले ही बता दो, उबटन मुझे नहीं सूट करता, तो आपका टोटका मेरे पे तो काम नहीं करने वाला। नहीं टोटका नहीं, सॉरी, आपकी टिप्स। आपकी हमने tips। उस दिन भी मैंने ये बात कही थी कि टोटके का जो वर्ड है ना वो इतना नेगेटिव हो गया है बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये कि देखिए, लोग सोचते हैं कि जैसे हम जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ नहीं है, ये इलाज है, ये देसी इलाज है, ये बिल्कुल ये इलाज है, ये दरियाफ्त किया गया है इन्हीं चीज़ों से ही। अब यही इन्हीं चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करके चीज़ें महंगी महंगी, तो ये देखिए अल्लाह ताला ने बेशुमार आपने तो खजाने मेहंदी का हमारे पास सेटअप है। लगा दिया। मैंने मेहंदी भी है, उपटन भी है, ठीक है ना, दोनों चीज़ें हैं इसके अंदर। आप उपटन भी बना सकते हैं, मेहंदी भी। आपने क्या कहा कि आपको नहीं, मैं उपटन कह रही हूँ सूट आपने नहीं तो करता। मेहंदी जैसे शादियों पे शादियों पे, हाँ जी, शादियों वाला जैसे सीजन है, माइयों पे जा रहे बिल्कुल। हैं। आजकल सीजन जो शादियों का है, तो आप तो आजकल, पूरी हाँ। माइयों की तैयार हो गई, आप तो उपटन खुद बनी हुई है आज मेरी बहन। मैं ये कह रही हूँ कि शादियों का सीज़न है ना, तो इससे मैं ये आप लोगों को जो आज ये सेटअप जो लेके आई हूँ, देखो शादियों का सीज़न है, इसमें हम क्या करते हैं कि ये वेस्ट कर देते हैं। एक टाइम पे के लिए हम इसे डेकोरेट करते हैं, ठीक है, डेकोरेट करने के बाद फिर ये इस शक्ल में आके झाड़ू के साथ ये सारे की सारी चीज़ें बाहर चली जाती हैं। बड़ा दुख होता है ना, दुख होता है ना, तो उसको ना आप टेबल पे रख यूटिलाइज, लेती हूँ मिट्टी की कौली में। मिट्टी की कोली में, लेकिन मिट्टी की कोली के रखने के बाद भी इस फॉर्म में आ जाएंगे। फिर आप इसको ड्राई फॉर्म में करके तो आप पूरे साल के लिए आप इसको किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने इनका पाउडर बनाया हुआ है, ये गुलाब का और बिस्कस का पाउडर बनाया हुआ है, ये मैंने गेंदे के फूल का और हल्दी का पाउडर बनाया हुआ है। तो आप इसको पूरा साल सेव करके उपटन बना सकते हैं। आपको ये है कि उपटन अगर सूट नहीं करता, ठीक है, तो आपने क्या करना है, तो मैं एक और चीज़ जो लेके आई हूँ, मेहंदियों में आपने देखा होगा माइयों में कि उपटन होता है, साथ में तेल, मेहंदी, सारी चीज़ें होती है। तो ये देखिए सारा सेटअप लगाया मैंने, सरसों का तेल, सर्दियों में से हाथ मार मार के लगा रहे होते हैं तो देखिए ना ये तेल है, ठीक है, तेल के अंदर मैंने क्या किया कि ये देखिए सीरम बना दिया। जिनको उपटन सूट नहीं करता, कि जो कहते हैं कि हम उपटन नहीं लगा सकते, हमारी स्किन ड्राई होती है, हाँ जी, उपटन का इशू नहीं है, उस वक्त जो लगता है और वो बट्टियां बना के आप उतारते हैं वो ठीक है, लेकिन हाँ, लेकिन गुड़िया होता ये है कि उसके बाद गोले पैचेस, बिल्कुल, अब इससे पैचेस नहीं बनेंगे, है ना। देखिए भैया, ये देखिए अब मैंने इसका किया क्या है कि ये जिनको उपटन, जिस तरह लेट से जुगन को उपटन नहीं सूट करता, ठीक हो गया, और इस तरह की कोई और भी बहुत सारी ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है, तो ड्राई स्किन वाले, चाहे उसमें मुल्तानी मिट्टी है, चाहे उसके अंदर बेसन है, चाहे उपटन है, क्योंकि उपटन के अंदर भी ये चीज़ें होती हैं, तो ये स्किन को मज़ीद ड्राई कर देती है। तो उसका अल्टरनेट जो मैं बना के लेके आई हूँ वो ये वाला, देखिए अब जुगन को पसंद आया, ये दोबारा लगा रही है, इसलिए कि ये बनाया किस चीज़ से है मैंने, ना इस सीजन में ना क्यूटिकल्स बहुत झड़ जाते हैं, हैं। और ये मुझे 2-3 लोगों ने कहा था उपटन से हाथ को स्क्रब करो, 2 दफा किया, ऐसे माशाल्लाह स्किन हाथ में उतरी कि मैंने कहा कि रहने दो। सो अब ये अगर वही वाला मुझे ऑयल मिल जाता है तो आप देखेंगे मैं अपने क्यूटिकल्स पे लगा रही हैं। तो इसका ये है कि जिनकी स्किन ड्राई है ना, ड्राई स्किन वालों को ये इरिटेट नहीं करेगा बल्कि उनकी स्किन को रिपेयर करेगा। मैंने किया ये है कि इसके अंदर मैंने आपकी सरसों का जो तेल होता है, सरसों के तेल के अंदर मैंने गुलाब के फूल जिस तरह ये रखे हुए, ठीक है, थोड़े से गेंदे के फूल और थोड़ी सी कच्ची हल्दी, ये देखिए ये कच्ची हल्दी है, ठीक है, ये कच्ची हल्दी, हाँ जी, इसके अंदर डाल के या तो चाहे तो आप इसको रख सकते हैं, रख दें इसको 5 से 6 दिन धूप में रख दें तब भी तैयार हो जाए। अदरवाइज अगर आपने इसको जल्दी तैयार करना है तो आप इसको डबल बॉईल में करके, कितने मेरे छिले हुए थे क्यूटिकल्स, थोड़ा सा ऑयल लगाने से ये देखें सब ये सॉफ्ट हो गया, ये सॉफ्ट, अच्छा ये ओरिजिनल है, ठीक है, ये बिल्कुल 100%। देखिए इसका आपको थोड़ा सा नीचे इसका पानी भी नजर आ रहा है कि जब मैंने इसको डबल बॉईल किया तो जो इनके अंदर हल्का सा जो मॉइस्चर था वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। तो ये आपके लिए, चाहे आपके फेस पे ब्राउन स्पॉट हैं, चाहे पैचेस हैं, चाहे आपको छाइयाँ हैं, दाग धब्बे कुछ भी हैं, देखिए ये मैंने बताया आप लोगों को मेहंदी पे बचे हुए सामान का। लेकिन शादियों का सीजन है, शादियों के सीजन में ये है कि टाइम है अभी थोड़ा सा, तो आप इसको एडवांस ही कितनी, देखिए महंगे जो हम सीरम लेते हैं 4-4, 5-5, ये अनार का सीरम, अच्छा ये अनार का सीरम, ये भी मैं बताती हूँ। तो ये इतनी महंगी जो हम चीज़ें लाते हैं, तो आप सिर्फ 5-10 रुपए की चीज़ें ला के जिस तरीके से मैंने बताया, आप ये
महंगे से महंगा ऑयल, और इसको आप पूरी बॉडी पे लगा सकते हैं, ठीक है। मैं अक्सर बताती हूँ कि जिनकी स्किन जो कि ड्राई होती है ना, ड्राई स्किन वाले ये करें कि वेट हैंड के ऊपर या वेट बॉडी के ऊपर, वेट फेस के ऊपर आप ऑयलिंग किया करें ताकि स्किन के अंदर अच्छे सा पेनिट्रेट हो जाए। तो इसके अंदर कुदरती जो मॉइस्चर है, पानी है 30% वो फूलों का ही है, ठीक है। तो ये आपकी स्किन में अच्छा सा पेनिट्रेट होगा और अच्छा सा वर्क करेगा। अब आती है इसकी बारी। ये आजकल अनार का मौसम है, ठीक है। अनार का सीजन, जो रेड अनार है, पिंक अनार है, कोई भी अनार ले लिया आप, ठीक है। खोलने के बाद पता चलता है ये पिंक है, ये रेड, ये पिंक वाला था। तो इसके अंदर मैंने ये किया कि अनार के दानों को हाथ के साथ ही मैश करके मैंने 70 ml लिए इसके दाने, अनार के दाने। इसमें 10 ml मैंने ली ग्लिसरीन और थोड़ी सी एलोवेरा जेल मिक्स करके, ये देखिए ये भी एक बहुत ही अच्छा सा सीरम आपकी स्किन को पिंक कर देगा, बिल्कुल सिर्फ एक ड्रॉप में, क्योंकि आप वो लगा चुकी हैं। ये देखिए जस्ट लाइक अ सीरम, ठीक है। ये वो महंगे महंगे जो आप ट्रीटमेंट करवाते हैं ना, ये होनी चाहिए कि पहले आप सीरम लगा लें, हाँ, सीरम पहले आप अब्जॉर्ब हो जाए, अब्जॉर्ब हो जाए, उसके ऊपर बाद से आप ये उपटन ऑयल लगाएं, उपटन ऑयल लगाएं। अब अगली बारी जो अगली चीज बता दूं अभी। मैं कहती हूँ ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हकीम साहब आपके पास भी मैंने आना है, क्योंकि डैंड्रफ और सफ़ेद बालों का भी एक इशू है। और सफ़ेद बाल एक तो मेहंदी का ऑप्शन होता है, लेकिन मेहंदी आप एक दफ़ा बालों में लगा लो व्यूअर्स, तो अगले 6 महीने साल तक ना वो आपके रूट्स में स्टक हो जाती है। और होता ये है कि ये तो एक्चुअली मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि 7 years तक मेहंदी के असरात आपके रूट्स में रहते हैं। सो जो लोग डाई करते हैं और एवरी नाउ एंड देन उनको एक ऑल्टरनेटिव चाहिए होता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें गाइडेंस चाहिए होगी। तो सर वो भी हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफ कोर्स मैम, एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं उपटन की, लेकिन हल्दी आपने जैसे कच्ची हल्दी दिखाई, उससे क्या क्या बन सकता है ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। भाई वेलकम बैक व्यूअर्स। आज का तो दस्तरखान लग रहा है कि शेफ़ सैयदा नूर हैदर ने स्पेशली इस चीज़ को मद्देनज़र रख के तैयार किया है कि जिस तरह घर पे नहीं कहा जाता कि आज क्या बना है, दाल चावल बने, क्या बस दाल चावल बने हैं, ये कोई खाना है? दाल चावल को भी आप बड़े अच्छे तरीके से एलिवेट करके एक एफर्ट कर सकते हैं, जैसे कि आपने किया, बताइए। जैसे ये मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, इसके साथ सर्व करें। कचूमर सैलेड है, क्योंकि ये दाल चावल के साथ कचूमर सैलेड ही सर्व होता है। बिल्कुल। साथ मैंने ये पापड़ थोड़ा ट्विस्ट दे दिया है ताकि बच्चे जो है, आगे से डिमांड आई थी कि ये दाल चावल के साथ तो पापड़ होते हैं जी। और साथ ये है जी भुर्ता, भरता। बैंगन का भरता, और साथ जी हमारी मिक्स दाल है, और साथ बॉयल एग्स हैं, और साथ हमारे बॉइल्ड राइस। इसके साथ आप चपाती भी सर्व कर दें, नान भी, पराठा भी। तो ये पूरा हमारा एक दस्तरखान लेकिन एक दस्तरखान सेट है। सो द पॉइंट इज विजुअल पे बड़ा डिपेंड करता है, वही वाली बात जो अभी हमें। थैंक यू सो मच शेफ नूर। अब ये देखें, हकीम साहब भी अपनी सारी चीज़ें लेके आए हैं। उन्होंने अपीयरेंस से बड़ा फ़र्क पड़ता है, अपीयरेंस से बड़ा फ़र्क पड़ता है। जैसे कि अब अगर आप नईमा जी के कोनों को देखें तो देखें, अब लेके आए हैं और हर चीज़ क्लियर बॉटल्स में लेके आए ताकि आपको पता हो कि क्या बात हो रही है। मैडम लेके आई हैं, हम बात कर रहे थे कि मेहंदियों में और माइयों आ जाता है तो बड़ा वो तो पान भी उठा के ले आई हैं। हाँ, तो पान होता है ना मेहंदियों का एक, वो तो पान भी ले आई है, जरा दिखाइए ना, ये देखो जरा, ये पान भी लाई हूँ, साथ में मैं ये पान भी लाई हूँ। और इस पान का हिस्सा, ही दोनों के फायदे बता दो अगर आप कहें तो जल्दी से बता दें। मौसम ऐसा है ना, क्योंकि शादियों के सीजन में पान तो होता है। पान का ये है कि इसके अंदर जो जो चीज़ें, मीठा पान है ना, ये मीठा पान, इसके अंदर कत्था भी है, चूना भी है। चूना ये है कि फुल ऑफ कैल्शियम, ठीक है। चूने में कोई ऐसी चीज़ दूसरी नहीं, पूरा का पूरा कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, आपके दांतों को, जितने भी हमारे हड्डियाँ हैं, ठीक है ना, हर चीज़ को, और गले को साफ करता है। अगर आप पान को थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें, थोड़ी मुलट्ठी रख लें, जिस तरह गाने गा गा के शादियों में गले नहीं बैठ जाते हैं, सुपारी निकाल दें, मुलट्ठी रख लें, ठीक है। इशू है सुपारी। और हाँ जी, इसके अंदर ना, क्योंकि हमने इसको खुद खराब कर लिया है, ये बजाते खुद तो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा। बैक पे थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए जाएं कि पहले जो खवातीन घरों में काम करती थी इतना, या आजकल मजदूर तबका जो करता है, मुंह में ये पान ही तो रखता है, ठीक है, लेकिन हमने इसके अंदर टोबैको, तम्बाकू जिसको बोलते हैं, सुपारी डाल के इसको अपनी सेहत के लिए खराब कर लिया है। जबकि बजाते खुद पान भी, कत्था भी, चूना भी नानी दादियाँ खाती थी ना। देखो कितने बड़े बड़े सहनों में पानदान स्पेशल होता था, उनके गले भी साफ रहते थे। अच्छा, अब मैं इस पान की बात करूं, जरा इधर हमने वो 2 चीजें कवर करनी है, सफेद बाल भी करने हैं जी। सफेद बाल अच्छा, एक अगर डाई नहीं करना तो, हाँ, अगर डाई नहीं करना तो बेहतरीन ऐसा हल बता देता हूँ, जो आप ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो कुछ अरसे में इंशाल्लाह आपके बाल जो हैं वो स्याह होने शुरू हो जाएंगे जड़ों से। उसके लिए बड़ा बेहतरीन और बड़ी सस्ती सी चीज़ बताने लगा हूँ। ये बैंगन मार्केट में सस्ते भी हैं
और ये आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। भरता ही सर पे लगा रहे हाँ हैं, जी। किचन में बनाया। अच्छा, इसका भरता नहीं बनाना आपने, इसका तरीका बड़ा आसान सा है इसको। अच्छा, आपका बैंगन ही चोरी किया, ये हमारा अपना बैंगन है। अच्छा। आप ऐਵੇਂ ही हर चीज वो जितना आपने भरता बना दिया, आपने पाकिस्तान में कोई बैंगन नहीं छोड़ा। आपने छोड़ा ही कोई नहीं है। इसको काट लें, 1 किलो बैंगन ले लें और 1 किलो अरिंड का तेल, कैस्टर ऑयल, ठीक है, ये लेके इसको आपने, ये अरिंड का तेल इस तरह का होता है, ठीक है, बड़ा थिक सा होता है। हाँ जी। अब इसको आप इसे पकाएं, जब ये हो जाए ना हल्का सा, ये बीच में से तो वाइट होता है, ये ब्राउन हो जाएगा, ये तैयार हो जाए, इसको उतार लें, भून लें। भुनने के बाद आपने फिर इसके अंदर गिरी का तेल, जिसे नारियल कहते हैं, वो डाल के, तो ये आपका तेल तैयार हो गया। इसको आप एक दफ़ा ही, जितना बन गया तकरीबन 2 kg के करीब बन जाता है, तो ये एक दफ़ा बना लें अल्लाह के हुक्म से, एक दफ़ा में ही आपके बाल अच्छा, जो है इसमें वो कोई सिक्का का कुछ नहीं डाला, कोई ऐसी चीज इसमें देखें कुछ नहीं डाला। इसके अलावा बाजू का ऐसा था, बच्चे पैदा होते हैं, थोड़े अरसे बाद आप उनके बाल जब टिंड करवाते हैं तो उसके बाद ब्राउन बाल आते हैं और आते ही नहीं हैं बाज के, बहुत देर लगती है, या ब्राउन आते हैं। ऐसे बच्चों के बाल आप ब्लैक करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा सादा सा कुलिया है, ये है सुरमा और ये है सरसों का ऑयल। सुरमा बिल्कुल पाउडर कर लें, बिल्कुल बारीक, सरसों के तेल में मिला के उसके टिंड के ऊपर लगा दें। एक तो बाल ज़्यादा आएंगे, दूसरा ब्लैक आएंगे। अच्छा जी। तीसरा एक चीज़ और इसमें बाज़-औक़ात ऐसे बच्चे जिनके बाल, छोटी बच्चियाँ हैं, बाल नहीं आ रहे, झड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर हो गए, उसके लिए बड़ा सादा सा, बड़ा आसान सा कुलिया है। और बच्चों के सर में ना जुएँ पड़ जाती हैं, उसके लिए सरसों का तेल ले लें 100 ग्राम और उसमें 30 ग्राम तारा मीरा डाल के ना ये इस्तेमाल करवाया जाए तो बाल इतने लंबे होते हैं। ये जो नुस्खा जब मेरे पास पहुंचा था ना, जब मैंने इस्तेमाल कराया, बच्ची थी अपनी बेटी के ऊपर, तो उसके बाल हम अब कटवाते हैं हर 3-4 माह बाद, तो ये बड़ा बेहतरीन है। लेकिन इसके साथ ना ये मुरब्बा आंवला सुबह नाश्ते में और मुरब्बा हरड़ रात को, और ये बेहतरीन चीज़ है बालों के लिए। वही वाली बात है ना, इंटरनली रिजॉल्व करेंगे तभी बेहतर होगा। ये पान का पत्ता ये पान का पत्ता ये नज़र आ रहा है, देखिए पान लगे हुए की तो फ़ायदे, अगर पान पे सिर्फ एक हम सेगमेंट अपना करें ना तो वो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इतने इसके फ़ायदे। लेकिन अब इसके बारे में मैं आपको बताने लगी हूँ कि जिनको खांसी होती है या जिनको खुदा ना खासा दमे वाली खांसी होती है कि अचानक से आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप इलाज कैसे कर सकते हैं। पहले मैं बड़ों का बता रही, छोटों का भी बता दूँ। पान का ये इतना सा आपने पीस निकालना है जुगन, ठीक है, एमरजेंसी के लिए मैं बता रही हूँ, एमरजेंसी की डोज है ये तो। और इसके साथ 1 लौंग, थोड़े 2 न्याज़बो के पत्ते अगर हैं तो, वरना नमक, बस इसको थोड़ा सा कूट के आप मुंह में रख ले। आहिस्ता आहिस्ता इसको जब आप लेके जाएंगे अंदर, आपकी वो दमे वाली शिकायत और एक वो खांसी के अंदर से सीटी की आवाज़ आती है, वो ख़त्म हो जाएगी। सेकंड ये कि छोटे बच्चों को जिनको ज़्यादा ठंड लग जाती है तो उनके ऊपर जैसा ये कैस्टर ऑयल रखा हुआ है, आपने इस साइड पे कैस्टर ऑयल लगाना, इस साइड पे लगाए, इस साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना, दोनों चीज़ें आजमुदा है। ये आप लगा के हल्का सा इसको चूल्हे पे सेक लें। सेकने के बाद देखिए बच्चे की चेस्ट इतनी ही होती है, ठीक है। छोटे बच्चे जो छिले वाले बच्चे हैं अभी, या 3-4 महीने के बच्चे जिनको आप मेडिसिन नहीं दे सकती या नहीं देना चाहते, फर्स्ट एड यही होती है। तो आप सेक के इसको, और कोई स्किन टाइट शर्ट पहना दें, आप देखेंगे कि बलगम रेशा जितना भी है इंशाल्लाह फटके या वॉमिट में या पखाने में रिमूव हो जाएगा। बड़े नहीं यूज कर सकते, और बड़े, हाँ जी, बड़े भी यूज कर सकते हैं। देखिए आप हमारे दोनों घरों चीज़ें कर में लें, आप हमारे खा जो भी लें और लगा भी लें। बच्चों की जो दूसरी फॉर्म है ना हमारे पास, वो देखिए बुजुर्ग हैं, ठीक है। आप बुजुर्गों के साथ, हम अपनी नानी माँ के साथ अक्सर, क्योंकि नानी माँ पान खाती थी, हम नानी माँ के साथ किया भी करते थे, तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ों के लिए ये जो है ये बेहद फ़ायदेमंद है। बड़े बच्चे जो इसको खा सकते हैं, ठीक है, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, अब जितने भी फिर बड़े, ठीक है ना, ये वाला करें। अच्छा, आज कम टाइम की वजह से और कुछ 1-2 फनकारियों की वजह से हमारी बातें कुछ रह गई हैं जो हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम। असल में आज क्योंकि वर्ल्ड एड्स अवेयरनेस डे भी था व्यूअर्स, और आज पहली दफ़ा हमने एक बड़े डिफ़िकल्ट टॉपिक के ऊपर बात भी की, बड़ी हिम्मत की, जिस पे मेरे भाई ने और मेरी बहुत ही प्यारी बहन ने मुझे दाद भी दी। थैंक यू सो मच आपकी सपोर्ट का। असल में व्यूअर्स, जब तक हम इन मुश्किल चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे ना, तब तक इनके हल की तरफ नहीं जाएंगे। और इंशाल्लाह एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर, अगर आपके घर में कोई एड्स का, HIV का पेशेंट है, हिकमत में और नेचुरोपैथी से, हर्बल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे उनकी इम्यून सिस्टम्स को और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उनके ज़िंदगी के मयार को और बेहतर कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे इंशाल्लाह। और आगे जाके मैडम आपसे अलसी पे मैंने बड़ी ज़रूरी बात करनी है नेक्स्ट प्रोग्राम में, इसलिए क्योंकि देखें आजकल अलसी के कितने सिरम्स और कितनी चीज़ें बन रही हैं खाने लगाने की। एंड सर
आपसे भी कुछ 2-4 बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने हैं, जिनमें से एक टॉपिक है बच्चों की ग्रोथ नहीं हो रही सही, जी बिल्कुल इस तरफ फैल रहे हैं, इस तरफ नहीं फैल रहे, ऐसे ही है। इस पे भी डिस्कशन करनी है। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। और आपको पता है विंटर्स में तो वैसे ही हमारी फोकस होता है ज़्यादा से ज़्यादा इम्यून सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करने की। तो ये दोनों आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम पे होपफुली अगर टाइम होगा इनके पास तो ज़रूर नजर आएंगे। आपके लिए टाइम निकालेंगे जी। आई लव यू। और हम आप लोगों के लिए टाइम निकालेंगे मिलके सारे। तो व्यूअर्स, छोटी सी एक दिन की ब्रेक की तरफ चलते हैं। ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।